आज आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पहले से ही एक प्री रेडी सम किया हुआ है। आपको इस सम को हैंडल करना है और इस सम की खासियत ये है, एक बार मेरे साथ पढ़ते जाइए आप, कि एड्स ऑफ वेस्ट बंगाल फर्निश टू फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें दिया हुआ है इनपुट ए परचेज फॉर 40 लाख प्लस 18% GST फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इनपुट बी परचेज फॉर 30 lakh plus 12% GST from Delhi. Input C imported for 20 lakh plus BCD 10% plus you know very well CVD 37 मतलब IGST. Input D purchased from a composite steam supplier. We have done composite steam supplier. Capital goods purchased for 50 lakh plus 18% GST. Depreciation rate 20% है ही. Input service hired under RCM 20 लाख. प्रॉफिट 40%, ये नया है। और हाफ ऑफ द गुड सोल्ड इंटरेस्टेड, हाफ ऑफ द गुड सोल्ड इंटरेस्टेड। द स्पेशलिटी ऑफ दिस सम इज कि इसमें सेल प्राइस नहीं दिया हुआ है और आपको सेल प्राइस डिराइव करके फिर ये सम बनाना है। अदरवाइज लास्ट क्लास में हमने ये सब कर लिया था। हमने लास्ट क्लास इंपोर्ट किया था, कंपोजिट स्कीम सप्लाई किया था, आरसीएम किया था, एवरीथिंग वी डिड। लेकिन लास्ट क्लास के जो सम्स थे उसमें सेल प्राइस दिया हुआ रहता था और इस सम में आपको सेल प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको सेल प्राइस डिराइव करना पड़ेगा। उसके लिए आप स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट 1 विल बी कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस एंड आईटीसी। कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस एंड आईटीसी। और आपकी वर्किंग ऐसे शुरू होगी। ये टोटल है जिससे हम लोग सेल प्राइस डिराइव करेंगे और ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब हमारा आईटी से निकल रहा है। मतलब इस पार्ट से हमारा आईटी से निकल रहा है और इस पार्ट से हमारा सेल प्राइस निकल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इनपुट ए परचेज, इंटरेस्ट 40 लाख में आपने खरीदा है और जो 9% जीएसटी लगाया है उसका आपने आईटीसी ले लिया। अब एक एक करके आप सारे कॉस्ट जोड़ते जाइए। जो कॉस्टिंग का फंडा है वो अप्लाई करिए, सारे कॉस्ट जोड़ते जाइए और सारे कॉस्ट जोड़ने के बाद उसमें फिर प्रॉफिट ऐड कर दीजिएगा। प्रॉफिट इज 40% ऑन सेल्स। तो मेरे वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए एंड ट्राई टू मेक इट योर ओन। वीडियो को 2 मिनट पॉज करके आप इसे खुद ट्राई करिए कि हाउ टू डिराइव सेल प्राइस। स्टेटमेंट 2 में जाने से पहले मेरे साथ रहना है। स्टेटमेंट 1 मेरे साथ फिनिश करो, उसके बाद स्टेटमेंट 2 में जाओ। आओ साथ में आते हैं। जिन्होंने वीडियो में अभी तक पूरा अटेम्प्ट नहीं किया है उन्हें फिर से बोलूँ, पहले मेरा वीडियो पॉज करो, पूरा अटेम्प्ट करो, उसके बाद 2 में जाने से पहले वीडियो ऑन कर लेना। लेट्स स्टार्ट। तो इनपुट ए परचेज आपने किया 40 लाख, इंट्रा सप्लाई था तो 9% आपने लगा दिया, साथ में रहो। इनपुट बी इंटरस्टेट 30 लाख,
और 12% यानी 3,60,000। इनपुट सी आपने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने पे आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगा और इंपोर्ट ड्यूटी का आईटीसी मिलता नहीं है, तो जिसका आईटीसी नहीं मिलता वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो 20 लाख प्लस 2 लाख हमने ऐड कर दिया, 22 लाख। अब ये जो 28% लगता है ना, ये मैंने लास्ट क्लास भी बताया था, फिर से बताऊं, ये 28% जो लगेगा वो 22 लाख पे लगेगा। तो 22 लाख पे 58%, ये ना 20, ये सही है डेटा। 22 लाख पे 28% आया, 6,16,000, और वो IGST माना जाएगा बिकॉज ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर इंटर स्टेट सप्लाई। तो आपने उसका आईटीसी ले लिया, दैट वाज न्यू, समथिंग न्यू। इनपुट डी आपने परचेज किया है कंपोजिट स्कीम सप्लायर से। आपको पता है कंपोजिट स्कीम सप्लायर जो जीएसटी देता है वो अपनी जेब से देता है, वो आपसे चार्ज नहीं करता। जब वो आपसे जीएसटी चार्ज ही नहीं करता, माना सिर्फ 1% ही देना है, लेकिन वो 1% वो अपनी जेब से देता है, कस्टमर से लेते नहीं देता। तो जब वो आपसे जीएसटी चार्ज ही नहीं किया तो आपको आईटीसी कैसे मिलेगा? आपकी जेब से सिर्फ 2 लाख लगे, ये 18% आपको परेशान करने के लिए दिया हुआ है। हो जी इसको पर 18% रेट, 28% रेट, लेकिन कंपोजिट स्कीम वाला तो 1% देता है, वो भी अपनी जेब से। यानी आपसे तो उसने कुछ लिया ही नहीं। जब उसने आपसे कुछ लिया ही नहीं तो आपको आईटीसी कहां से मिलेगी? बात ऑब्वियस। कंपोजिट स्कीम से जो भी माल खरीदेंगे उस पर आईटीसी नहीं मिलती, जीएसटी नहीं लगता तो आईटीसी कहां से लोगे? कोई बात नहीं, आगे बढ़े। उसके बाद आपने देखा कैपिटल गुड्स खरीदा है 50 लाख का, और इस पे 18% 9 लाख का आईजीएसटी लगा है। आपने ध्यान दिया कि मैंने कैपिटल गुड्स कॉस्ट कॉलम में नहीं लिखा, क्योंकि आप इस स्टेटमेंट से टोटल नहीं निकाल रहे, आप इस स्टेटमेंट से सेल प्राइस निकाल रहे हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको पढ़ाने पे मेरा खर्चा लगा 1 करोड़ 20 लाख, तो आप बोलेंगे कैसे? बोले भैया 1 करोड़ 20 लाख की मैंने ऑफिस खरीदी है। तो आप बोलेंगे सारा मेरे से ही ले लेंगे। कैपिटल गुड्स का कॉस्ट शीट में थोड़ी आता है। 1 करोड़ 20 लाख का आपने कोई बिल्डिंग खरीदा होगा, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग क्या आप उसका सारा खर्चा क्या कॉस्ट शीट में डाल के कॉस्ट मान लेंगे उसको? नहीं। तो कैपिटल गुड्स का भी कॉस्ट शीट में नहीं आता, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट शीट में आता है, राइट? तो दैट इज नॉट योर कॉस्ट बट द डेप्रिसिएशन इज योर कॉस्ट। 50 लाख पे 20%। आईटीसी आपको पूरा मिल जाएगा। ये तो अपने लास्ट क्लास से ही थे, ये इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स सबका आईटीसी आपको मिल जाएगा। लेकिन कॉस्ट शीट बनाते समय कैपिटल गुड्स का प्राइस कॉस्ट शीट में नहीं आता, सिर्फ डेप्रिसिएशन कॉस्ट शीट में आता है। ये ऑब्वियस सी बात है, क्लास 12 वाली बात है और एकदम कॉमन सेंस की बात है। इनपुट सर्विस आपने हायर किया 20 लाख की, और इस पे आपको जीएसटी देना है तो आप दे दीजिए 18% या 12%, 240। इस तरीके से आपका आ गया कॉस्ट। $124 लाख। ये मैं निकाल लेता हूं, 2 ठो, तुम एक निकाल दो, या मैं 2 निकाल लिया तुम एक नहीं निकाल पाए? तो ये आपकी आ गई टोटल आईटीसी और ये आ गया आपका कॉस्ट। आई होप यहाँ पे यू आर कंफर्टेबल। सिर्फ एक ही ट्विस्टर था कि कैपिटल गुड्स कॉस्ट शीट में नहीं आता, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट शीट में आता है। आई होप इसको छोड़ते तो मिस्टेक नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट इज 30%, नहीं 40%। 40% क्या चीज़ था? कॉस्ट था। 40% कॉस्ट था, नहीं कॉस्ट था नहीं, तो ये कॉस्ट है। 40% इसका मार दोगे तब तो हो जाएगा क्या? 40% ऑन कॉस्ट। लेकिन सब में क्या दिया हुआ है? 40% ऑन सेल। लेकिन सर सेल पे कैसे मारूं? सेल प्राइस तो पता ही नहीं है मुझे, सेल प्राइस तो मुझे पता ही नहीं है, तो फिर इसका 40% मारूं कैसे? तो भैया इसको 100 मानूं
तो ये हो गया 40, तो ये हो गया 60। ये रिलेशन है सेल का, प्रॉफिट का, कॉस्ट का। यदि सेल 100 तो प्रॉफिट 40, तो ऑब्वियसली कॉस्ट 60। यानी ये 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 60% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 40% कितना होगा आप खुद निकाल लीजिए। यदि ये 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 40% कितना होगा आप खुद निकाल लीजिए। 8 लाख समथिंग, 8 लाख। सॉरी कैसे आया हमको नहीं क्लियर है, हम बता देते ना, काहे परेशान होते हो। दिस इज 40/60 इंटू 12 लाख 124 लाख, ये ऐसे आया। ओ, जब 60 है 12,40,000 तो 40 कितना होगा। हाँ, अब सेल कितना आ गया 20 लाख, सॉरी 120। ये यार ये कैलकुलेशन थोड़ा ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो 120, 200, 206, 667। तो वन स्टेटमेंट वी हैव डन, जो मेन काम था इस सम का, ये व्हाट शैल बी द सेल प्राइस। हाँ, जिसका पूरा राइट हो गया एज इट इज, नहीं जिसका वो कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाद बाकी सब राइट। ओके, और कुछ लोग अभी भी कंपोजिट इसी में जीएसटी लगा रहे हैं। इरेज मार के आगे बढ़ते हैं। Statement 2, calculation of output GST. Amount, IG, output supply intrastate. आपको बोला हुआ हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर इंट्रा एंड हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड इंटर। तो 206.67 जो हमारा सेल है उसका आधा हो गया इंटर, तो ये आया 103,33,333। 103,33,333, और इस पे आपको बताना है 18%, नहीं 9%। बताओ 9% कितना आया। 9,30,000। अब आया आउटपुट सप्लाई इंटर स्टेट, यह आ गया 103,33,334। इसके ऊपर 18% आ गया 18,60,000। इस तरीके से आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी आ गई 9,30,000 CGST, 9,30,000 SGST, 18,60,000 IGST। सब साथ में, कुछ ऐसा था ही नहीं जो आपको परेशान करे। स्टेटमेंट 3, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल इन कैश। टोटल IG, CG, SC।
साथ में। तो आपका आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है 18,60,000, 9,30,000, 9,30,000, सब मिला के बोले तो 37,20,000। ठीक है, इसमें से आपको आईटीसी मिलेगी, सबसे पहले आईजीएसटी की, सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी मिलेगी। देवी आप घर पे ना और प्रैक्टिस करना लिखने की। स्नेहा मैडम आप घर पे और लिखने की प्रैक्टिस करना, स्पीड धीरे है, इसको 1.2x करना ही पड़ेगा। हैंड राइटिंग को मारो गोली, स्पीड अच्छा करो। मैं आपको एक बात और बताऊं जो मुझे पता है, मैंने किताबों में पढ़ी और फील भी किया है, जब स्पीड तेज होती है तो कंसंट्रेशन अच्छा होता है। कभी चेक करके देखना आप, धीरे स्पीड वालों का कंसंट्रेशन बिगड़ा हुआ रहता है। लिटरली स्पीड धीरे है इसका मतलब भी कि कंसंट्रेशन बिगड़ा हुआ है। जैसा कंसंट्रेशन अच्छा होगा वो हाथ तेज नहीं चलाएगा, उसकी स्पीड नेचुरली तेज रहेगी। आपको देख के कभी लगता है कि हाथ बहुत तेज चलाता है? आईजीएसटी, तो आईजीएसटी का आईटीसी आया मेरे पास 21,16,000, तो उसमें से 18,60,000 मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और बचा मेरा एक्स्ट्रा 256, वो मैंने एक बार सेक ऑफ चेंज यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, क्योंकि मैं किसी से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं ठहरा मनमौजी, मेरे को अलाउ है। पहले बस माँ को माँ से एडजस्ट करने के बाद माँ चाहे तो अपना आईटीसी इस बेटे को दे या उस बेटे को दे, तो मैंने इस बार बस सेक ऑफ चेंज लिए यहाँ पे डाल दिया। यदि आपने 128 किया तो आपने दम सही किया है। नेक्स्ट अब आया सीजीएसटी का आईटीसी, वो है 3,60,000, वो 3,60,000 यहाँ पे एडजस्ट होंगे, बचा ही नहीं कि और किसी से एडजस्ट हो। एसजीएसटी है आपका 3,60,000, वो आपका यहां से एडजस्ट होगा। इसका मतलब आपका जीएसटी पेबल इन कैश हो गया, ये तो नील है ही, 9 3 6 5,70,000, क्या ये सभी तो है 8,84,000। आप ही बस टोटल देख लेना, मैच हो गया, मतलब सारी मैथमेटिक्स सही है। आ रहा हूं ना वहां पे। तो ये आपका जीएसटी पेबल आया आउट ऑफ योर आउटपुट जीएसटी था। अभी आरसीएम वाला तो आपको देना ही है, तो इसको मिटाते हैं। नहीं भूला तो नहीं था, लेकिन एक बार पॉज लेना पड़ता है बेचारे टीचर को। तो ये आपका आउटपुट जीएसटी पेबल आ गया। अब आरसीएम वाला जीएसटी आपको और देना है, कौन सा बोलो तो आपने एक इनपुट सर्विस हायर किया था ये वाला, जिसमें सब में बोला हुआ है कि आरसीएम में टैक्स देना है 2,40,000। तो आपका टोटल जीएसटी पेबल आ गया 2,40, 5,70, 3,14, 2,40, 5,70, 3,14। ठीक, वॉज नॉट टफ, है ना। अब एक बार फॉर सेक ऑफ चेंज अपने वापस से थ्योरी पार्ट पे आते हैं, फिर थोड़ा थक जाएंगे थ्योरी से, तो फिर एक ऐसा शानदार न्यूमेरिकल करेंगे। मैं दोबारा बोलूँ, ये बेस्ट न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक ही है, गुड है, इससे अच्छा और होगा भी। ठीक है, तो सिंस एक बड़ा सम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए वी मूव टू थ्योरी, कुछ नया सीखते हैं। इस सम को जिन्होंने अपने आप नहीं बना पाए, उनका एकदम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, हर क्लास का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है
कि जो सम आप क्लास में खुद नहीं बना पाए वो घर पे जाके दोबारा बनाओ। इस भरोसे में मत रहो कि ये तो हो दिया था क्लास में, अरे वो हो दिया था क्योंकि सर जी ने बना दिया था। एक बार सर जी हट जाएंगे ना तो फिर वापस ट्रबल आ जाएगी। जीएसटी रिटर्न के बारे में तुम्हें बताता हूँ। सेक्शन 37 से चलता है ये, और बहुत लंबा चलता है, 47 तक चलता है। 47 नहीं, 48 तक चलता है। ओके, आपने मेरी जीएसटी की फॉर्मेटिंग देखी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ये इतना आसान इसलिए है बिकॉज इसका फॉर्मेट इतना सिस्टमैटिक है। ये पहले स्टेटमेंट 1 बना लो, आपको मालूम पड़ जाएगा आपका आउटपुट जीएसटी कितना है, फिर आईटी से निकाल लेना, फिर तीसरा आ जाएगा अपना नेट जीएसटी पेबल। फॉर्मेटिंग अच्छी इसलिए काम अच्छे से हो रहा है। यही सोच के जेटली साहब ने सोचा कि एसएससी को भी इस फॉर्मेट का फ़ायदा हो। उन्होंने बोला कि हर एसएससी को, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला जीएसटी में हर एसएससी को 3 रिटर्न भरना पड़ेगा हर महीने महीने। 3 रिटर्न क्या है पहले ये समझो। 3 रिटर्न है। रिटर्न 1, सबसे पहले आप भरेंगे जीएसटीआर 1, जिसमें आप अपनी आउटपुट जीएसटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा सा पुराने प्रोविजन से खींच के बता रहा हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा एंड यू विल रियलाइज ये बहुत ही अच्छा लॉ है ये। सबसे पहले आप भरेंगे जीएसटीआर 1 अगले महीने की 10 तारीख को, जिसमें आप बताएंगे कि आपका आउटपुट सप्लाई कितना हुआ, तो आपका आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी निकल जाएगा। फिर आप भरेंगे जीएसटीआर 2 15 तारीख को, जिसमें आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताएंगे कि आपका आईटीसी कितना है। फिर आप भरेंगे जीएसटीआर 3, जो कि आउटपुट और इनपुट को एडजस्ट करके 20 तारीख को आप भरेंगे। कि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जीएसटी पेबल कितना है। तो जेटली साहब ने ईमानदारी से बात कहूँ तो बहुत ही अच्छा काम किया। ये 3 पार्ट में आपका काम डिफ्यूज कर दिया। एक अच्छा प्रिंसिपल अपने एम्प्लॉयज़ से जैसे काम कराता है, वैसे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने हम एसएससी से वैसे काम करवाना चाहा, परंतु हम तो अनपढ़ गवार जाहिल। हम बोले ये सबका 3 रिटर्न कौन भरेगा। हम लोग तो परेशान हो गए। लिटरली तो रिटर्न एक ही है, आपको इतना टैक्स देना है तो आप एक साथ तीनों रिटर्न भर दो, हमारे क्या है। लेकिन एक साथ तीनों रिटर्न आप सिस्टमेटिकली भर नहीं पाएंगे, इसलिए हमने आपकी सहूलियत के लिए काम को डिफ्यूज किया और आपको 10, 15, 20 3 तारीखें दे दी थी, इसके अंदर अंदर अपना काम सल्टा लेना। तो हमने आपका काम डिफ्यूज करके आपको डिवीज़न ऑफ लेबर कर दिया, लेकिन हम तो ये समझे नहीं ना। हम तो समझे वो जो हमें समझाया गया, और समझाए कौन, हमारे जैसे लोग जिनको अपने पैसे से मतलब है बस। वो क्या बोला कि देखो भैया आप जीएसटी नहीं सद पाएंगे, इस जीएसटी में महीने में 3 रिटर्न भरना पड़ता है, आप कर पाएंगे, आपके पास इतना, आप धंधा करेंगे कि क्या करेंगे। तो एक काम करिए, अपना सारा जीएसटी का लोड हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। तो हम भी कोई गलत नहीं कर रहे, हम भी अपना रोजी रोटी कर रहे थे। और पब्लिक के ऊपर इस तरीके से जब जब स्पीकर्स ने जा के बोला कि 3 रिटर्न भरना है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड लॉ, डिफिकल्ट टू हैंडल, तो सब प्रैक्टिशनर अपना रोजी रोटी सेक रहे थे और पब्लिक बमत रहा था, ये मोदी को मारो, ये बहुत फालतू आदमी, क्या कर दिया देख रहा है। लिटरली उन्होंने तो काम को डिफ्यूज करके जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न होता है उसको 3 सिंपल रिटर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितना ज़बरदस्त स्कीम उन्होंने सोच के लाया था, परंतु कोई भी इंसान समय से आगे चलता है ना, तो ज़्यादातर लोग उसको समझ ही नहीं पाते। ऐसा हमेशा होता है। तो जिनके साथ ऐसा होता है कि वो थोड़ा समय से आगे चल रहे हैं, वो चलो, लेकिन थोड़ा सा अपनी पॉलिसी मॉडिफाई करके रखना। समय से आगे चलने वालों को सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि मेरी बात सामने वाले समझ जाए। तो जीएसटी जो हमारा इंडिया में लॉ आया ना जी, वो समय से आगे वाला लॉ था।
तो इनकी इमेजिनेशन क्या थी, क्यों ये 3 रिटर्न भरवाना चाह रहे हैं, क्यों ये रिटर्न डिफ्यूज कर रहे हैं, और क्यों ये गैप दिया 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख। तीनों रिटर्न एक साथ भी तो भरवा सकते थे। 20 तारीख को आप पहले जीएसटी 1, 2, 3, 3 मतलब एक बना रिटर्न बना के उसमें 3 सेगमेंट कर देते हैं, परंतु इन्होंने ऐसे नहीं किया। इन्होंने 10 तारीख अलग किया, 15 तारीख अलग किया, 20 तारीख अलग किया। क्यों? ये लोग कंप्यूटर स्वैगी है, इन लोग को कंप्यूटर को यूज करना पसंद है और यूज करवाना भी पसंद है। ये चाहते हैं सारा काम इलेक्ट्रॉनिक हो। आप देख लिए पूरा डिजिटाइजेशन हो चुका है। मेरे को याद है, मैंने परसों तरसों मुड़ी वाले से मुड़ी लिया, 25 रुपए की वो बेड़ी, बहुत खाने वाली मुड़ी है। हाँ, बस सड़क पे पकड़ के खाना था, उसको भी हमने पेटीएम से पेमेंट किया। तो आई होप अपने सभी ऐसे ही करो। मुड़ी वाला भी वहाँ पे लगा रहा है QR कोड, हमने भी वो QR कोड स्कैन करके पेमेंट किया। तो अपने इतने डिजिटाइज ऑलरेडी हो चुके हैं, बेसिकली हमारी हैबिट में आ जाए, कौन वॉलेट से 25 निकाले, करना खत्म कर। तो इन्होंने भी पूरे देश को इलेक्ट्रॉनिक बनाया। इन्होंने बोला ये पूरे कंट्री के लोग जो है, ये सभी हमारे कॉमन पोर्टल में सभी जन GSTR 1 भरेंगे तो हमारे पास सभी की आउटपुट सप्लाई की डिटेल आ जाएगी। भाई इंडिया में आप ही और हम ही है बस, और कौन है? तो हम ही परचेज करते हैं, हम ही सेल करते हैं। लिटरली हम इनसे परचेज करके इसको बेचते हैं, ये भाई साहब इनसे परचेज करके हमें बेचते हैं, ये भाई साहब हमसे परचेज करके उनको बेचते हैं, वो भाई साहब इनसे परचेज करके इनको बेचते हैं। ऐसे तो अपने पूरे कर रहे हैं, एक दूसरे को माल चेप रहे हैं। यानी ये इंडिया के सारे लोग यदि अपनी सेल की डिटेल बता दे तो इसको परचेज की डिटेल अपने आप मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि जो इनका सेल है वो मेरा परचेज है, जो मेरा सेल है वो इनका परचेज है, और जो इनका सेल है वो सामने वाले का परचेज है। तो सब अपनी सेल की डिटेल बता दे तो परचेज की डिटेल गवर्नमेंट अपने आप बता देगी। तो सब सप्लायर यदि GSTR 1 10 तारीख तक भर देंगे, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो हमारा कंप्यूटर, हमारा प्रोसेसिंग, हमारा सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है कि ये 12 तारीख तक सबको ये बता देगा कि किसका कितना कितना परचेज हुआ है। क्योंकि जब सप्लायर GSTR 1 भरेगा तो साली इतना थोड़ी बताएगा कि मेरा 50 करोड़ का सेल हुआ है। वो ये बताएगा मैंने इनको इतना सेल किया, इनको इतना सेल किया, इनको इतना सेल किया, इनको इतना सेल किया, मतलब कस्टमर वाइज सेल की डिटेल बताएगा। जब कस्टमर वाइज सेल की डिटेल पोर्टल पे है तो पोर्टल उसको फिल्टर करके हर कस्टमर का परचेजेस बता देगा। तो 12 तारीख तक हम सबको परचेजेस की डिटेल बता देंगे। तो लिटरली GSTR 2 आपको भरना नहीं पड़ेगा। व्हाट इज GSTR 2? परचेज की डिटेल, वो आपको भरना नहीं पड़ेगा, हम आपको बताएंगे आप कहां कहां से परचेज किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया GSTR 2A, ये स्टेटमेंट है, ये रिटर्न है। रिटर्न आपने भरा, हम आपको स्टेटमेंट भेज रहे हैं कि देखिए आपने किन किन से परचेज किया। और आपको GSTR 2 नहीं भरना है, बस आपको GSTR 2A कंफर्म करना है या मॉडिफाई करना है। यदि आपने वही का वही परचेज किया तो कंफर्म बटन दबा दीजिए, आपका GSTR 2 सबमिट। या फिर आपको उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर दीजिएगा, हम लोग उसको बाद में देख लेंगे कहाँ गड़बड़ी। आप अपना मॉडिफाई करके उसे भेज दीजिएगा तो GSTR 2 आ गया। तो सपोज आपने 70 आइटम परचेज किए थे, 70 बिल आपके पास परचेज थे, तो हम 70 के 70 बिल आपको बता देंगे यदि आपके सारे सप्लायर ने रिटर्न भर दिया है तो हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे आपका कितना परचेज हुआ है। और यदि सपोज किसी सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरा, ऐसा हो भी सकता है ना, पूरा इंडिया समय पर रिटर्न थोड़ी भरता है, तो सपोज किसी आपके 2-3 सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरा तो हम 67 बता देंगे, 3 आप अपना ऐड कर देना। और इस तरीके से GSTR 2A आने के बाद GSTR 2 सिर्फ फॉर्मेलिटी है, एक छोटा सा काम है। और GSTR 2 जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर बचा ही क्या, आउटपुट की डिटेल है, इनपुट की डिटेल है, एडजस्ट करके नेट टैक्स बताना है, तो उसमें आप क्या रिटर्न भरेंगे, हम ही आपको बता देंगे कि आपका नेट टैक्स कितना है। यानी GSTR 3 ऑटो फिल्ड होके आएगा, तो फिर हमको क्या करना है, आपको पे करना है।
आप अपना टैक्स लायबिलिटी देख लेना, वो ऑटो फिल्ड रहेगा। आप बस अपना डेबिट कार्ड निकालना, डिटेल भरना, या फिर कार्ड लेना, स्वाइप करना और अपना पेमेंट कर देना। तो जीएसटी 3 मतलब नथिंग बट जस्ट पेमेंट। कुछ नहीं भरना आपको, बस अपनी पेमेंट की डिटेल भरनी है। ये मैंने इस बैंक के इस कार्ड से इतना रुपया पेमेंट किया है, खत्म, इस तारीख को। तो लिटरली आपको 3 रिटर्न भरना ही नहीं था, आपको सिर्फ एक रिटर्न भरना था, जीएसटी 1। लेकिन ये समय के आगे की सोच थी। हम लोग वहां पे से ऐसा होता है यार, अपने आप कंप्यूटर बता दिया, मजाक है यार। इंडिया में जितना लोग सप्लाई देता पता है, अपने आप बता देगा, कुछ नहीं होता, सब अपने को करना पड़ेगा। वो 2-4 तो बताएगा, उसमें भूल भाल रहेगा, फिर और झमेला ना, आप नहीं सक पाएंगे, हम ही लोग को करना पड़ेगा। तो समय के आगे की सोच थी, पब्लिक समझ नहीं पाया। पब्लिक ये समझा, हम लोग भी ऑनेस्टली कौन बिलीव करेगा? मैं बोल रहा हूँ, तुम बिलीव कर लोगे क्या? ये बात बिलीव हो जाएगी क्या? पूरे इंडिया लोग समय पर रिटर्न भरेंगे तो हम आपको परचेज की डिटेल बता देंगे, ऐसे होता है क्या? कभी नहीं होता, जीवन में नहीं होता। इंडिया है ये, अमेरिका नहीं है, समझा? हमारा पैटर्न डायलॉग, हम लोग इस डायलॉग को हर जगह चेपते, इंडिया है, समझा? अमेरिका नहीं है ये। और ये अच्छी थॉट, और मैं तुम्हें बताऊं, ये थॉट वर्ल्ड में कोई कंट्री इसके पहले नहीं लाया। जीएसटी तो हम लोग 160 के अराउंड की कंट्री है ना, हमसे पहले तो 159 लोग बना चुके हैं ना। लेकिन चाइना जैसी कंट्री ने भी, जो सॉफ्टवेयर में काफ़ी एडवांस है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। दे नॉट डेयर टू डू दिस। एंड हमने डेयरिंग फीचर में 2016 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी लाने का बिल पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कराया। 2017 में 1 साल के अंदर हम जीएसटी ला रहे हैं, और 1 साल के अंदर हम इस फीचर के साथ ला रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जीएसटी का 1, 2, 3 का एक कॉन्सेप्ट था, एक इमेजिनेशन थी, एक थॉट थी कि इंडिया ऐसे ऑपरेट करेगा आने वाले फ्यूचर्स में। इंडिया की थॉट और गवर्नमेंट की थॉट मिसमैच हो गई, और गवर्नमेंट के एजेंट्स हम सब के सब खड़े हो गए। जीएसटी मतलब पागल टैक्स, पागल हो गए। 10 तारीख को भरो, 15 तारीख को भरो, 20 तारीख को भरो, साला जीवन तबाह कर दिया हमारा। हम धंधा करेगा कि क्या करेगा? और पब्लिक ने जीएसटी को अपोज करना शुरू किया। यहाँ तक बात समझ में आई? जीएसटी 1, 2, 3। ऑब्वियसली बात है कि 2016 में आपने सोचा है कि जीएसटी लाएंगे, 2017 तक आप जीएसटी लॉ बना रहे हैं। तो जब तक आपका लॉ फ्रीज नहीं होता, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे फ्रीज होगा? यदि हम आईटी सेक्टर वाले हैं तो भी, जब तक आप हमें लॉ क्लियर नहीं देंगे, तब तक हम आईटी कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा? इसलिए 2017 में जब जीएसटी लॉ इंप्लीमेंट हुआ, तो सॉफ्टवेयर ये बोला, सब काम पोर्टल पे होता है जीएसटी में, मैनुअल कुछ नहीं होता। तो हमारा सॉफ्टवेयर ये बोला कि जीएसटीआर 1 भरने का तो अभी हम परमिशन दे पा रहे हैं, जीएसटीआर 2A हम सूनर और लेटर ले आएंगे, डिपेंड करता है लोग जीएसटीआर 1 कैसे भरते हैं। और जीएसटीआर 2A हम सूनर और लेटर ले आएंगे, तो मतलब जीएसटीआर 2A नहीं आएगा तो जीएसटीआर 2 कैसे भरना है? और जब जीएसटीआर 2 नहीं आना तो जीएसटीआर 3 कैसे आना है? तो एक लैग आया, टाइम लैग, जिसको आप बोलते हो फ्लोट, एक बीच में गैप आ गई। कि 2017 में जब जीएसटी आया तो ये बोला गया था कि आप जीएसटीआर 1 तो भरिए, हम जीएसटीआर 2A के बारे में बताते हैं। और हम शुरू हो गए, देखा नहीं ला पाया, बोला ला देगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये तो सोच ही पागल वाली सोच है। ऐसा होता है, पूरा इंडिया रिटर्न भरेगा, कंप्यूटर बताएगा कितना परचेज, ऐसा होता है? जी, देखा 2A लाए नहीं था, फेल है, एकदम टोटल फेल है। लोग खाली खाली बातें करते हैं, इनसे होता कुछ नहीं है। ये पूरा बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बात करता है, इनसे कुछ नहीं होता। जीएसटीआर 2A नहीं आया तो फिर बोला दिया जीएसटीआर 1 भरिए। तो जब 2 नहीं आया, 2A नहीं आया तो 2 नहीं आया, 2 नहीं आया तो 3 नहीं आया, तो पब्लिक से पैसा कैसे लेंगे? तो फिर एक नया रिटर्न का जन्म हुआ, जीएसटीआर 3B। और हमारी गवर्नमेंट ने इनिशियली 1/7/2017 को ये बोला कि जीएसटीआर 1 भर दीजिए 10 तारीख को, और 20 तारीख को जीएसटीआर 3B भर दीजिए। और जीएसटीआर 3B में आपके अनुसार जितना आईटीसी होता है बस वो बता दीजिए, पार्टी वाइज डिटेल देने की दरकार नहीं है। आपके अनुसार कॉन्सोलिडेटेड डेटा बता दीजिए कि आपके अनुसार आईटीसी क्या होता है। पब्लिक को मजा मिल गया, हम बता दें हमारा आईटीसी कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, 7,42,000। अपना आईटीसी अपने अनुसार 5 लाख। साले इनका कौन सा मालूम पड़ेगा, 6 लाख मार, पूछेगा तब जवाब देंगे।
742 हमने आईटीसी डाल दिया 6 लाख। हमारे अनुसार डेटा 5 लाख, वो रफ डेटा है, तो हमें लगा अभी तो बढ़े रही, 6 लाख मार दे, देखा जाएगा। और इस तरीके से हमने स्टार्टिंग के 2-3 महीने टाने। वो भी शांति से बैठते देख रहे हैं, उनका सॉफ्टवेयर रेडी नहीं है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, और वो लोग भी अपना शांति बनाए रख रहे हैं। तो पहला रिटर्न भरना हो गया, कोई कंप्लेन आया नहीं, तो दूसरा रिटर्न में थोड़ा और बढ़ा दे यार, ये तो मान गए थे, अपना तो लास्ट टाइम मान गए थे, अपना तो लास्ट टाइम मान गए थे, तो इस बार 5-6 लाख है, तुम्हें काम कर 650 ले दे। और इस तरीके से पूरा इंडिया मजा ले रहा था 3 महीना। लेकिन 2-3 महीने में ही इन्होंने सरप्राइजिंगली जीएसटीआर 2A ला दिया। जीएसटीआर 2A लाने के बाद हमारे देश 2 सेगमेंट में बदल गया। एक सेगमेंट जो ऑलरेडी आईटीसी ज्यादा क्लेम कर रहा था, और सरप्राइजिंगली एक सेगमेंट, मास सेगमेंट ऐसा भी आया जो बेवकूफ की तरह आईटीसी कम ले रहा था, क्योंकि उसका अकाउंटेंट को पता ही नहीं था कितना परचेज हुआ है। वो तो बेचारा 70 रुपए की सेल को कभी जोड़ा ही नहीं, वो तो कभी 400 रुपए का बल्ब लाया, जोड़ा ही नहीं, उसने तो कभी 7000 का बिल उसका खो दिया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। अकाउंटेंट की मिस्टेक तड़ातड़ निकलना शुरू हुई, क्योंकि जीएसटीआर 2A बताने लग गया आपने आईटीसी कम क्लेम किया है। बैठ के हम लोग जीएसटीआर 2A से अपना आईटीसी बढ़ा रहे थे। अकाउंटेंट हमारा बता रहा था 4 लाख की आईटीसी, और 2A बता रहा था 7 लाख की आईटीसी। और पब्लिक भीतर ही भीतर गदगद, प्रसन्न चित्त, ये जीएसटीआर 2A बता रहा है, ये जीएसटी बढ़िया, सीखना पड़ेगा। और सब जीएसटीआर 2A के अनुसार आईटीसी क्लेम करने लगे। और कुछ सेगमेंट वैसा भी था जो जीएसटीआर 2A में दिखा रहा है 6 लाख, इसके बोलने से क्या होता है, अपना तो 8 होता है ना, 8.5 क्लेम कर। तो मतलब ये मान के चल रहे हैं ना कि सबका अकाउंटेंट मिस्टेक कर रहा है, तो मेरा भी तो अकाउंटेंट मिस्टेक कर रहा है। तो 8 लाख लिया है तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो अपना मिस हुआ ही होगा, इसको छोड़ना है जीएसटीआर 2A, बैठ 850 क्लेम कर। और इस तरीके से 2 सेगमेंट आ गया, एक को जीएसटीआर 2A से सुपर फायदा हुआ, और एक जीएसटीआर 2A से थोड़ा ज्यादा क्लेम कर रहे थे। जीएसटीआर 2A आ गया, लेकिन अभी भी जीएसटीआर 2 नहीं आया। इन्होंने बोला आप जीएसटीआर 3B से भरते रहिए, क्योंकि इन्हें भी अभी तक लग रहा था कि जीएसटीआर 2A को जो मॉडिफाई करके भरने का कॉन्सेप्ट, वो अभी भी इनका नहीं आ रहा था, क्योंकि आप मॉडिफाई करेंगे फिर सॉफ्टवेयर में डेटा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला जीएसटीआर 2A में तो हम आपको बता दे रहे हैं कितना आईटीसी है, लेकिन अभी आप इसको मॉडिफाई मत करिए, मतलब जीएसटीआर 2 मत भरिए, जीएसटीआर 2 मत भरिए। आपका जीएसटीआर 1 भरना हो गया, यस। 2A आप रेफर कर लीजिए आपका कितना आईटीसी होता है, और आप जीएसटीआर 3B में आपके अनुसार जितना होता है उतना भर दीजिए। तो पब्लिक का जो 3 महीने का मजा था, वो मजा भी और बढ़ गया है, कम तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर कहानी आगे बढ़ने लगी। फिर इन्होंने इस सिस्टम को करीबन 2, 2.5, 3 साल चलाया। 2017 बीता, 18 बीता, 19 बीता, ऐसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A रेफर करिए, और जीएसटीआर 3B में आपके अनुसार जितना होता है उतना दे दीजिए। 2-2.5 साल तक जब ये चलता रहा, तब इन्हें रियलाइज हुआ कि हमारा जीएसटीआर 2A एक्यूरेट जा रहा है, एक्यूरेट जा रहा है। अब इन्होंने थोड़ा सा चाप करना शुरू किया। जब रिटर्न भरना शुरू होता तो जीएसटीआर 2A में जितना था उससे बेसी यदि आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो आपके पास चिट्ठियां जानी शुरू हुई, लव लेटर। तो डिपार्टमेंट का लव लेटर आना शुरू हुआ कि आप तो 2A में क्लेम कर रहे हो भैया, आपने तो जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है 7 लाख का आईटीसी, 2A दिखा रहा है 4 लाख का आईटीसी, तो 3 लाख का आईटीसी जो आपने ज़्यादा क्लेम किया उसका सपोर्ट लेके आइए। अब लोगों को परेशानियां शुरू होनी शुरू हो गई। अब ये टाइट कर दिए थोड़ा सा, तो पब्लिक क्या समझने लग गया कि अब 2A की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2A से ज़्यादा क्लेम करेंगे तो चिट्ठी आएगी। देखो टैक्स में जो भी मतलब अपने बिजनेसमैन है, तो हम लोग उस चिट्ठी से बहुत डरते हैं। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, इस बात से हम लोग बहुत जोर से डरते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास कभी बुलावा ना आए। बुलावा आएगा तो वहां जाना पड़ेगा, जाना मतलब टाइम लॉस, टेंशन, और बुलावा आया तो आगे की प्रोसीडिंग्स तो कर ही रही। तो सब मिला के इस बाबा के पास जाने से सब डरते हैं, हम लोग सब डरते हैं। तो फिर हमने क्या किया, 2A को लेके हमारे 2A में डेटा क्यों नहीं आया। जेन्युइन बिजनेसमैन की बात करूं कि मेरा 7 लाख का आईटीसी था, 4 लाख ही आईटीसी क्यों आया, 2A में 4 लाख ही क्यों आया। अच्छा 2A भी पार्टी वाइज डिटेल आ रहा है, तो वो पार्टी वाइज मिलाना शुरू किया। इसका डिटेल दे तो आ गया, इसका डिटेल दे तो आ गया, इसका डिटेल
ऐसा नहीं आया। ये कौन सी कंपनी बता, तो ये माँ दुर्गा इंटरप्राइज, माँ दुर्गा इंटरप्राइज, ये अपने अग्रवाल जी है ना, तो इनका आईटीसी क्यों नहीं आया? अग्रवाल जी को फ़ोन मारो। अग्रवाल जी, आपने एक बार जीएसटीएन बताइए तो। अग्रवाल जी का जीएसटीएन बिल में देख लिया, जीएसटीएन करके आप लॉगिन करके देख ही सकते थे। तो हमने देखा कि अग्रवाल जी ने अपना रिटर्न ही नहीं भरा है। अब हम अग्रवाल जी को झाड़ लगाना शुरू किया कि अग्रवाल जी आप मतलब कर क्या रहे, आप अपना जीएसटी का जब तक रिटर्न नहीं भरेंगे, जीएसटीआर 1 नहीं भरेंगे, तो मेरा 2A में नहीं आएगा। मेरा 2A में नहीं आएगा तो मैं आईटीसी क्लेम करूंगा, मेरा बुलावा आ जाएगा। अब पब्लिक ने पब्लिक को सुधारना शुरू कर दिया। मतलब इतने सीरियस मेल ड्राफ्ट आने शुरू हो गए कि आप आईटीसी भरिए, नहीं तो अगला टेंडर आपको भरने नहीं दिया जाएगा, आप अपना रिटर्न भरिए। और बड़ी बड़ी कंपनीज में अपनी सप्लाई जाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो एकदम बैन कर दिया उन लोगों को जिनका 2A में नाम नहीं आ रहा है। अब गवर्नमेंट का 2A में, मतलब पब्लिक का 2A में जबरदस्त फेथ आ गया कि 2A में है मतलब सब सही है, और 2A में नहीं है मतलब सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा, क्योंकि उन्होंने 4-5 बार चेक कर लिया, हमेशा यही आ रहा था। अब जो माँ दुर्गा इंटरप्राइजेज और फलाना इंटरप्राइज और फलाना इंटरप्राइज जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा था, उन सब से पब्लिक ने डांट झपट शुरू कर दी, मेल आना शुरू हो गया। अब तो ये हो गया कि भाई सुन, तू माल भेज दे, ठीक है, बिल भेज दे, तेरा 2A में नाम आ जाएगा, उसके बाद पेमेंट मानने आना। तेरा 2A में नाम आ जाएगा, उसके बाद तुम पेमेंट मानने आना, उससे पहले पेमेंट मानने का नाम मत लेना। अब क्या हुआ, पेमेंट विथहोल्ड। अब तो भैया पूरा इंडिया अपने आप सुधर गया, किसी ने किसी को नहीं सुधारा। एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया, एक कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया गया कि पब्लिक ने पब्लिक को सुधार के एकदम बराबर कर दिया। अब सिर्फ बहुत ही जिनको बिजनेस से मतलब ही नहीं है, एकदम टोटली डिसऑर्गेनाइज, वो सेक्टर अभी भी इंडिया में है, आप लोग सबको पता है। वो सेक्टर को छोड़ दो तो बाकी सब सेक्टर टाइमली रिटर्न भरना शुरू किया, क्योंकि 2A में नाम आ रहा है। 2A में नाम आ रहा है तो उसका पेमेंट टाइमली जा रहा है। और 2A अब अपनी रिलायबिलिटी और ले आया, क्योंकि अब तो एग्जैक्ट आईटीसी मैच करने लग गया। क्योंकि मेरे यदि 20 सप्लायर है तो 20 सप्लायर में से 19 को 19 सप्लायर रिटर्न टाइमली भर चुके हैं, मेरा नाम आ गया। एक का नहीं आया, उसको मैंने चार्ज कर दिया है, या तो अगली बार उससे माल लेना बंद कर दिया है। तो जीएसटी कॉम्प्लायंस और सही हो गया। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि पूरा इंडिया 1.5 साल के अंदर सुधर जाएगा, लेकिन सब सुधर गया। एक 20% लोगों को छोड़ दो जो गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन मोटा मोटी जितने जेन्युइन बिजनेस हाउसेज है सब अपना अपना रिटर्न टाइमली भरना शुरू कर दिए। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। 3B में उतना ही आ रहा है जीएसटीआर 1 में जितना दिखाया उतना लायबिलिटी, और जीएसटीआर 2A में मोटा मोटी उतना ही आईटीसी लोग क्लेम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, उनको लग रहा है मेरा आईटीसी ज़्यादा है, मेरा आईटीसी ज़्यादा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने और चाबी घुमाई। ये चाबी बड़ी खतरनाक घूमी भाई। इस चाबी में उन्होंने बोला कि जितना जीएसटीआर 2A में है उससे 10% ज़्यादा आप आईटीसी ले सकते हो, उससे भी से हम आईटीसी आपको देंगे नहीं। अब मेरे जीएसटीआर 2A में 7 लाख और मेरा अकाउंट्स टैली बता रहा है मेरा आईटीसी 12 लाख। तो लॉ बोल रहा है 12 लाख भैया भूल जा, मेरे पास जब क्रेडिट नहीं आया आपको आईटीसी कैसे दूंगा? जो मेरे पास जीएसटी आ गया उसी में से तो मैं आपको आईटीसी दूंगा। तो समझो ना, मेरे पास जीएसटी आया ही नहीं है तो मैं आपको आईटीसी कहां से दे दूं? आपके सप्लायर ने मेरे को जीएसटी पे नहीं किया है तो मैं आपको आईटीसी कहां से दूं? तो फिर इन्होंने चाबी टाइट की कि 10% से ज्यादा आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब तो जीएसटीआर 2A की महिमा और बढ़ गई। यदि उसमें 7 है तो अपने 770 क्लेम कर सकते हैं। अब तो जिन जिन ने नहीं दिया उनका तो बैंड बजा दिया। ऐसे लोगों को ऐसे ही हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। अपने को उनसे काम नहीं करना है, उनका जीएसटी डिपार्टमेंट कचरा है, वो आधी बार रिटर्न भरते हैं, आधी बार नहीं भरते हैं, रॉन्ग भरते हैं। अपने को उनसे काम ही नहीं करना है। मार्केट में बायर कम है, सप्लायर कम है, जब किसी और से ले लेंगे। और धीरे धीरे लोगों ने फालतू लोगों को रिजेक्ट करना शुरू किया। इन्होंने चाबी और टाइट की, 10% या 5% और क्लेम कर सकते हो। तो 10% की हैबिट पड़ी चुकी थी, 5% मान जाओ क्या करना है। अब इन्होंने आज सी डेट में लॉ ये बना दिया जितना जीएसटीआर 2A में है बस उतना ही आईटीसी ले सकता है। इनका अपना जीएसटीआर 2 पे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और पब्लिक ऑलरेडी 10% में जितना चिल्ला चिल्ली करना था कर चुका था।
अब आज की डेट में इट इज वेल सेटल्ड एंड वेल एक्सेप्टेड, ये जितना जीएसटी 2A में है उतना अपने को आईटीसी मिलेगा। बात बाकी यदि सपोज मैंने आप लोग सबसे माल खरीदा, सपोज मैंने इन सब से माल खरीदा और इन सब ने अपना रिटर्न भर दिया, राधे राधे ने अपना रिटर्न नहीं भरा, राधे राधे ने अपना रिटर्न नहीं भरा, तो सपोज आप लोग से माल लिया हूँ, सब मिला के आईटीसी होती 20 लाख, 18 लाख की आईटीसी मैं क्लेम कर चुका हूँ, 2A में रिफ्लेक्टेड है, मैंने क्लेम कर दिया, 2 लाख मेरा रह गया, तो मरा थोड़ी है, 2 लाख का आईटीसी मेरा अभी डिनाइड है, फिर मैंने राधे राधे तो टाइट किया, राधे तेरा तो भाई रिटर्न नहीं भरना हुआ, तो ऐसे रिटर्न नहीं भरेगा तो भाई मेरा आईटीसी नहीं मर जाएगा, मैं तेरा पेमेंट होल्ड करके बैठा हूँ, इसलिए मैंने पेमेंट होल्ड कर दिया, तो मेरे को लिटरली कोई नुकसान थोड़ी है, मैं ऐसा पूरा 20 लाख चाप के बैठा हूँ, ये मेरा 2 लाख आईटीसी का रिटर्न नहीं भरा इसलिए पूरा 20 लाख चाप के बैठा हूँ, ये अगले महीने टाइमली रिटर्न भर दिया, पुराना वाला सेल भी दिखा दिया, तो अगले महीने मेरे जीएसटी 2A में इसका डिटेल आ गया, जैसे वो रिटर्न भरेगा मेरे जीएसटी 2A में डिटेल आ जाएगा, जैसे मेरी डिटेल आया मेरे को आईटीसी मिल गया, मैंने इसका पेमेंट छोड़ दिया। तो आज से दिन में मार्केट का यही सिस्टम है, बिल छोड़ दे माल भेज दे, जीएसटी 2A में तेरा नाम देख लूंगा, तुझे दे दूंगा, तुझे पेमेंट कर दूंगा, और जे तूने मेरा जीएसटी 2A में तेरा नाम नहीं आया तो ध्यान रखना तेरा बिल अटका हुआ रहेगा, झमेला मत करना। ये आज की डेट में मार्केट में विदाउट सेइंग एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, और इस तरीके से जो लोग बोल रहे थे ये इंडिया है अमेरिका थोड़ी है, उन लोग की बोलती बंद, अब ये इंडिया है और वास्तव में अमेरिका नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। और इस तरीके से जीएसटी 2A ने दुनिया बदल दी, हम लोग सब बिजनेस हाउसेस ही दुनिया बदल दी, हम लोग बहुत छटपटाए, बहुत क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, परंतु अब हम लोग सेटल्ड है। अब रिटर्न भरते समय लोगों को रियलाइज हो रहा है जीएसटी में क्या है, जीएसटी 1 अपने को भरना है और जीएसटी 2 तो वो लोग बता ही देते हैं। अब ये सिस्टम इतना सिस्टमेटिक चलने लग गया कि हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी 2 इग्नोर मार दिया। क्या दरकार है जीएसटी 2 की, करेगा क्या हम, अब आपको उसको मॉडिफाई करना तो है नहीं, 2A में जितना दिया उतना ही आपको आईटीसी मिलना है, तो तुम मॉडिफाई तो कर नहीं सकता, एक्सेप्ट तुम क्या करेगा, अरे चल यही है कंट्री का लॉ है, जितना जीएसटी 2A में उतना ही मिलेगा, उससे कम ले सकता है, तुम कम ले सकता है, कम का क्या रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, कि मैंने माल खरीदा था लेकिन मैंने बिजनेस में यूज ही नहीं किया, घर में यूज कर लिया। जैसे मैं टीवी लेके आया, मैंने पांडे जी को भेजा, बोला पांडे जी मैंने टीवी देख लिया, आप ले आइएगा वहाँ से, तो मैंने सारा मॉडल वॉडल बता दिया, बात किया, आप जाके बस ले आएगा। पांडे जी टीवी दीजिए, प्रयास से आया, हाँ तो टीवी दे दिए, 50,000 बिल बताइए, हाँ तो बिल बनाइए, जीएसटी बताइए, पांडे जी मोबाइल में जीएसटी रहता ही है, वो तो जब भी लाते जीएसटी देख लाते, उन्होंने वहाँ पे भी बता दिया, और उन्होंने अपना जीएसटी बता दिया। वो टीवी मेरे घर पे लगने वाली थी और उधर सप्लायर ने रिटर्न भरते समय लिख दिया प्रयास को माल बेचा है, जीएसटी प्रयास का डाल दिया उन्होंने, क्योंकि प्रयास का पांडे जी दिया था। अब लेकिन उसका तो मुझे आईटी से मिलना नहीं है, बिकॉज दैट टीवी इज नॉट यूज फॉर बिजनेस, लेकिन मेरे जीएसटी 2A में उछल रहा है वो, तो मैंने बोला नहीं यार बाद में पकड़े जाएंगे, मोदी है छोड़ दे, अपने क्या किया उसका आईटीसी नहीं दिया। तो ऐसा हो सकता है कि जीएसटी 2A में जितना दिया उस समय मैंने कम आईटीसी लिया, लेकिन उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकता, इसलिए जीएसटी 2 की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। और जब जीएसटी 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जीएसटी 3 में क्या है, 3 में क्या है, वो एडजस्टमेंट करके ना, वो हम जीएसटी 3B में इंजेक्ट कर दिया है। तो आज की डेट में हम लोग सिर्फ जीएसटी 1 भरते हैं, वहाँ से आ जाता है 2A, वो हम देख लेता है और उसको उसमें जितना आईटीसी लिखा हुआ है वही आईटीसी मेरा ऑटो फिल्ड हो जाता है। मैं चाहूँ तो उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, मतलब कम कर सकता हूँ, बढ़ा तो सकता ही नहीं हूँ। और जीएसटी 1 से मेरा वो आउटपुट सप्लाई आ जाता है, उसके बाद वो कंप्यूटर ही एडजस्ट करके बता देता है, स्टेटमेंट 3 कंप्यूटर खुद बना देता है कि मेरा आईटीसी कितना है, सॉरी मेरा टैक्स पेबल कितना है, उतना बस मेरे को डेबिट कार्ड निकाल के पेमेंट करना है। यदि जीएसटी रिटर्न अभी तक नहीं भरे हैं तो भर लेना कभी भी किसी का, जीएसटी 1 में डिटेल डालना है, 1 की डिटेल गई, 2A अपने आप आएगा, 3B ऑटो फिल्ड होके आएगा, आप जीएसटी 2 वाला मतलब आईटीसी वाला अमाउंट कम कर सकते हैं, नॉर्मली लोग कम करते नहीं है, तो आईटीसी अपना मिल गया, तो जितना पेमेंट है पेमेंट की डिटेल डाल देना, जीएसटी 3B सबमिट हो गया। लिटरली यही रिटर्न है, जीएसटी 1 नथिंग, खत्म।
कैसा लगा लॉ? शानदार लॉ। 2017 में हमारे सोच के परे था और 2022 में हमें लग रहा है कि यार ये तो मस्त हो गया, लॉटरी लग गई अपनी तो ऐसे लॉ से। लेकिन ये लोग यहाँ कहाँ मानने वाले, ये समय से आगे चले जा रहे हैं। इन्होंने इस लॉ को और स्ट्रिंजेंट किया। जो समझदार लोग हैं वो ये बोलते हैं कि अब अपना देश अमेरिका से आगे जाएगा ही जाएगा। हमने बोला कैसे जाएगा, मोदी हट गया तो फिर बोला नहीं, इसने जो काम कर दिया है ना वो काम तो चलता ही रहेगा ना। कोई नई गवर्नमेंट भी आएगी तो जीएसटी थोड़ी हटा देगी, बस तो जीएसटी तो आ ही गया ना कंट्री में, तो आगे बढ़ते ही जाएगा। जो रोड बन गई, जो हाईवेज बन गए वो तो बनते ही रहेंगे ना, वो थोड़ी हट जाएंगे। तो जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसी से हमारा देश का आने वाला फ्यूचर तो सवर ही गया है। और ये अभी टाइट किया जा रहा है। व्हाट इज द टाइटनेस, जस्ट चेक इट। काश कोई ऐसे बताया होता आम पब्लिक को कि देखो जीएसटी लॉ इतना प्यारा है और इतना प्यार से इसको और अच्छा किया जा रहा है, आने वाले तुम्हारी जनरेशन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो मोबाइल में चलते चलते क्लिक करेगा, हो गया काम अपना। और हो सकता है बाद में उसको क्लिक भी नहीं करना पड़े तुम्हारे पोतों को, तुम्हारे बेटों को तो सिर्फ क्लिक ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पोतों को तो हो सकता है क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा। लुक एट हाउ। फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट आया ई वे बिल का, रिटर्न में लिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ई वे बिल नाम तो सुना ही होगा। ई वे बिल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका माल यहां से वहां जाएगा तो रास्ते में चालान होना चाहिए। चालान नाम सुना होगा। चालान वर्ड ये है कि यदि रास्ते में चालान के बिना माल पकड़ा जाता है ना तो मामा माल जब्त कर लेता है। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। मेरी गिरिस्पात में सेंटर थी थोड़े दिन पहले, कोरोना के पहले, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते थे, यहाँ पे भी पढ़ते थे, और किताब की सारी डिलीवरी मेरे यहाँ आता था। तो जब मेरे को जीएसटी गिरिस्पात में किताब देना रहता था तो गाड़ी की डिक्की में हम लोग किताब भर लेते और ले जाते। अच्छा, मामा के पास पता नहीं कौन सा ऐसा थड़ आई है कि गाड़ी में माल रहेगा तो मामा को मालूम पड़ जाएगा। वो गाड़ी दबता है, गाड़ी पीछे से दबता है, उनको पता है कि ये गाड़ी दबा हुआ है इसलिए डिक्की में माल है। भले आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो, वो माल रखते डिक्की दबेगी, दबते ही वो पकड़ लेगा, इसलिए डिक्की में माल है। तो डिक्की में माल है, मामा ने रोका, क्या है भीतर? किताब है सर। खोले, किताब निकला, चालान दिखाओ। तो चालान तो नहीं, हमारे ही किताब, हम यहाँ से वहाँ ले आ रहे हैं, मतलब यहाँ मतलब उतना ही किताब है। मतलब चालान के बिना तो अभी गाड़ी सारा भीतर चला जाएगा। तो फिर किताब पे अपना फोटो लगा रहता, तो हम बाहर निकलता तो बोलता अच्छा आपने की, हम टीचर सर। अच्छा टीचर, এটা বই আপনি लिखेছেন। वो हमारे समाज में अभी भी टीचर के प्रति ऐसा, भले तुम लोग नहीं देते हो लेकिन सोसाइटी हमें रेस्पेक्ट देती है। सोसाइटी अभी भी टीचर को, डॉक्टर को थोड़ा वैल्यू देता है भाई। तो निकल जाते हैं। मतलब ये इतना स्ट्रिक्ट है कि आपका अपना सामान भी इधर से उधर जाएगा तो मामा के पास अथॉरिटी है कि बिना चालान के सारा माल जब्त कर ले। वो तो मामा की दया है हमारे ऊपर कि वो छोड़ देता है। तो ये चालान का कॉन्सेप्ट है। ये चालान का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ई वे बिल। ये बोल रहा है कि 50,000 से ऊपर का माल यहाँ से वहाँ ले जाओगे तो लॉरी में ई वे बिल होना चाहिए। वे बिल मतलब आप चालान समझ लो, ई वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो ये अब ये कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल? तो उसका भी एक पोर्टल है, ई वे बिल पोर्टल है। उस पोर्टल में जाइए, जब भी आपको माल ले जाना हो तो पूरी डिटेल दीजिए, माल किसको जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कंसाइनर का एड्रेस, कंसाइनी का एड्रेस और ट्रांसपोर्टर की डिटेल, कौन सी लॉरी में जा रहा है, फलाना ठिकाना, सब डिटेल दो, क्वांटिटी दो, वैल्यू दो, जीएसटी बताओ। मतलब जो जो इनवॉइस में डिटेल जाता है वो सारा का सारा ई वे बिल में जाएगा, पोर्टल पे जाएगा। ठीक है, तो सारी डिटेल हम लोग ई वे बिल में डालते हैं। ई वे बिल में डालने के बाद फिर हमारा ई वे बिल जनरेट होता है, पोर्टल में डालने के बाद ई वे बिल जनरेट होता है। फिर वो ई वे बिल हम लोग मोबाइल में या क्यूआर कोड रख लेते हैं उसका और फिर ले जाते हैं। मामा आता है, हम लोग क्यूआर कोड दिखा देते हैं, मामा स्कैन करता है, उसके पास ई वे बिल आ जाता है और काम ऐसा हो जाता है। पेपरलेस इकोनॉमी। ये बात ई वे बिल का समझ में आया? ई वे बिल मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट और है, पहले से ही था। वे बिल पहले भी था, वैट के जमाने में वे बिल था, मोदी आया सब ई वे बिल कर दिया। और इसलिए भी पब्लिक नाराज है, सब साला कंप्यूटर में करना पड़ता है।
अबे ई वे बिल कैसे बनेगा रे? क्योंकि हमारा हैबिट था, पैड लाया, पैड में 4 लाइन लिखा, चल ये ले वे बिल। अब हमें ई वे बिल बनाना तो कंप्यूटर ऑन, चांद खा दिया। जब तक कंप्यूटर ऑन होता तब तक हम लोग मोदी को गाली देते, फालतू आदमी, पूरा जीवन तबाह कर दिया। अबे ऑन हो ना। फिर कंप्यूटर बेचारा ऑन होता, हम लोग वे बिल पोर्टल में जाते और वहां पे फिर हम लोग डिटेल भरते, फिर वो ई वे बिल प्रिंट आउट निकलेगा। वो जो पैड वाले लोग हैं ना, वो अभी तक प्रिंट आउट ही निकाल रहे हैं, उन्हें क्यूआर कोड आता नहीं है। क्या बुरी बात है भैया, हम लोग इतने कंप्यूटर स्वैजी नहीं है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो अपना माल जा रहा है इधर। मोदी को इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ता, महा मोटी चमड़ी है वो। वहां पे जीएसटी के लिए इतनी खा चुका है, अपने सूरत में पब्लिक को देखा, अपने ही लोगों को देखा सड़क पे, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी। जो पहले हर हर मोदी कर रहे थे वो हाय हाय मोदी कर रहे हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर हर बोलो या हाय हाय बोलो, जो होगा वो होगा। उधर उसने फिर लाया एक खतरनाक कॉन्सेप्ट, ई इनवॉइसिंग। मतलब अब इनवॉइस भी मैनुअल नहीं, सुनो, ई इनवॉइसिंग। तो ये क्या होता है बताओ? ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट समझो, कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है और क्या सोच है इनकी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कितना जोर से समझते हैं। जैसे आज सैलरी का पैसा मिला है, सपोज आज इस लड़के ने जॉब ज्वाइन किया, पहली सैलरी मिल रही है, तो आज ये जा रहा है, तब ये सोचेगा कि आज सैलरी मिलेगी, आज मम्मी के लिए साड़ी लूंगा, पापा के लिए एक रिस्ट वॉच लूंगा, बहुत मन है मेरा। तो ये जा रहा है, फिर पैसा हाथ में आ गया, तो पैसा हाथ में आ गया, घड़ी में 8 बज गई, तो वापस घर आ गया कि आज तो ले नहीं पाए, कल ले लेंगे। अब कल बोलेगा जाएंगे यार, जाना है, साड़ी जाना है, देता हूँ घड़ी देता हूँ। घड़ी तो इसको मिल गई ऑनलाइन, तो इसने घड़ी ले लिया। साड़ी तो ऑनलाइन इसको समझ में नहीं आई, साड़ी भाभी आएगी तो उनके साथ जाना है, ठीक है। उधर 7-8 दिन और बीत गए भाभी के साथ जाने में, तब तक इसने प्लान ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसे खत्म हो गए। तो मम्मी की साड़ी रह गई, पापा की घड़ी उस समय आ गई, क्योंकि उस समय ऑनलाइन मिल रहा था, हो रहा था। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब पैसा आना रहता है ना, उस समय एक प्लान अलग रहता है, फिर थोड़ी देर बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो प्लान चेंज हो जाता है। तो आज मैंने माल बेचा है, आज मैंने माल बेचा, अपना मन में है कि अपना जीएसटी ईमानदारी से देंगे, अपने देश का अच्छा नागरिक है, सब गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ होती है तो पकड़े जाते हैं, दंडे पड़ते हैं, नहीं अपने गड़बड़ नहीं अपने गड़बड़ नहीं करेंगे, अपने सारा जीएसटी दे देंगे। तो बिल बनाते समय अपना था अपने जीएसटी दे देंगे, बिल में दिखाया जीएसटी है, सामने वाले पार्टी को दे भी दिया, सामने वाला पार्टी पैसा भी दे दिया, पैसा कंज्यूम हो गया, खर्चा। मंथ एंड में सोच रहे हैं कि वो थोड़ी दिखाएगा उसको, एक काम कर, इस बिल को हटा दे, इस बिल को हटा दे। तेरे अप्रैल को जब माल बेचा था तब ये था कि यार इस जीएसटी अपना सब पक्का का काम करेंगे, कच्चा का काम नहीं करेंगे। 13 अप्रैल को अपने यही दिखाए थे। 10 मई को जब उसका जीएसटीआर 1 भरने की बात आई, तब देखे जेब में उतना टैक्स देने को है नहीं, क्योंकि अकाउंटेंट सीधा जीएसटीआर 1 थोड़ी भरता है। अकाउंटेंट एक्सेल सीट में दिखाता है, साहब ये अपना जीएसटीआर 1 बनने जा रहे हैं, देख लो। हाँ देख लिया, तुम टोटल बता कितना जीएसटी देना है। टोटल से जीएसटी देना है 7,38,000। 7,38,000 इतना हो गया? बैंक पे कितना है? 5 लाख। कम कर यार, इसको कहाँ से देंगे? तो फिर फिल्टर करते हम लोग 2-3 बिल हटा देते हैं, जिसको मालूम है कि सामने वाला पार्टी कुछ नहीं बोलेगा, उसको आईटीसी चाहिए नहीं, उनका माल हटा देता है और फिर कम वाला दिखा के फिर दे देते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। प्लान अलग होता है, बाद में प्लान अलग हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि ये लोग ऐसे गड़बड़ करते रहेंगे, एक काम कर, ई इनवॉइसिंग डाल दे। अब ये ई इनवॉइसिंग क्या होता है कि जब आप इनवॉइस देंगे ना सामने वाले पार्टी को, तो आपको उसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। ई इनवॉइसिंग मतलब इन मतलब ना मोबाइल में बना के व्हाट्सएप कर दिया, दैट इज नॉट ई इनवॉइस, ठीक है। ई इनवॉइस इज अ टेक्निकल टर्म जिसमें एक नंबर डालना पड़ता है, IRN नंबर, दैट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर जनरेट होता है पोर्टल से, इसलिए आपको इनवॉइस पोर्टल में जाना पड़ेगा, इनवॉइस की सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। इनवॉइस की सारी डिटेल भरोगे तो फिर वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। वो आप अपने बिल में जब चेपेंगे इनवॉइस रेफरेंस नंबर, तो वो इनवॉइस बनेगा ई इनवॉइस। तो भले मैं मैनुअल इनवॉइस दे रहा हूं, मैं लाल पीला हरा कागज में इनवॉइस बना रहा हूं, लेकिन मैं उसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर दे रहा हूं, तो वो लाल पीला काला वाला कागज
का इनवॉइस भी ई इनवॉइस माना जाएगा, बिकॉज उसमें क्या है, IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ठीक है, अब इसका क्या फायदा हुआ, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ इनवॉइस रेफरेंस नंबर, मैं बताता हूँ। इनवॉइस रेफरेंस नंबर के लिए आपको पोर्टल पे जाके सारी डिटेल देनी पड़ेगी। हाँ, वो पोर्टल की डिटेल डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। अब आप माइंड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इनवॉइस दिया है तो इनवॉइस की सारी डिटेल है, वो डिटेल उनके पास स्टोर्ड है, बाद में आप माइंड चेंज नहीं कर सकते। बात क्लियर? तो इससे फायदा ये हुआ डिपार्टमेंट को कि डिपार्टमेंट ह्यूमन साइकोलॉजी जानता है कि एक समय से दिमाग अलग रहता है, फिर 20 दिन बाद अलग रहता है। जैसे जो क्लास ज्वाइन करता है तो ऐसे क्लास ज्वाइन करता है जैसे लगता है बस अब 17 घंटा पढ़ना है, इस बार सीए निकालना है, बस कुछ नहीं, अपने कोई बकवास नहीं करेगा। मूवी देखना 3 साल के लिए बंद है अपना, अपने को सीए बनना है। हम व्हाट्सएप अपना डिलीट मार दिया, फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया। फिर धीरे धीरे उसका जो गड़बड़ होता है तुम सबको पता है, यू आर ऑल एक्सपीरियंस होल्डर। 2 क्लास के बाद तीसरी क्लास एब्सेंट, काम था नहीं आ पाए, उसका वीडियो बैकअप देख लूँगा बाद में आराम से। तो वो झील धीरे धीरे कम होते जाता है ना? सुना, बहुत सुनाऊंगा। तो ये झील धीरे धीरे कम होते जाता है, तो वो झील कम ना हो इसलिए जैसे इनवॉइस पड़ा उसी समय हाथों हाथ इनवॉइस की डिटेल पोर्टल पे चल गई। ये डिपार्टमेंट का अंदर का मामला है, ये इंटरनल स्टोरी जो किसी लॉ में नहीं मिलेगी, आपको किताब में नहीं मिलेगी। लेकिन बोलने के लिए मोदी जी कैसे बोलेंगे? मोदी जी बोलेंगे देखिए, जब आप इनवॉइस बनाते हैं तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर के लिए आप सारी डिटेल पोर्टल पे डालते हैं, तो एक तो आपके भी रिकॉर्ड में आ गया, ठीक है, और दूसरा आपका GSTR1 ऑटो पॉपुलेट होना शुरू हो गया। तो जो आपको GSTR1 भी भरना है ना, वो अब से आपको कहाँ भरना है, क्योंकि जैसे ही आप इनवॉइस इशू करेंगे तो आपको IRN नंबर डालना पड़ेगा। IRN नंबर के लिए आप अपने इनवॉइस में GST की सारी इनवॉइस पोर्टल में डाल ही रहे हो, और वो अपने आप ही आपके GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट होती जा रही है। तो यदि आपने इस महीने में 723 बिल फाड़े हैं तो आपने 723 IRN नंबर जनरेट किए, तो 723 इनवॉइस से डिटेल GSTR1 में ऑटो पॉपुलेटेड है। तो आपको डे एंड में कुछ नहीं करना, 10 तारीख को सेंड बटन दबाना है, क्लिक, वो आप मोबाइल में चलते समय कहीं भी बता दीजिएगा। वाई टू वेट फॉर 10th? 30 तारीख तक सारा डिटेल अपलोडेड है, क्लिक कर दीजिए, 1 तारीख को GSTR1 सबमिट हो गया। 12 तारीख को आपके GSTR2 मोबाइल पे देख लेना, और 20 तारीख तक हम आपको बता देंगे नेट कितना देना है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर के पेमेंट कर देना। तो क्या कुछ नहीं करना है, वेयर द कॉम्प्लायंस इज। इनवॉइस जो आपका काटता है उस बंदे के पास एक कंप्यूटर में टेबल रख दीजिए, मतलब टेबल पे कंप्यूटर रख दीजिए, वो अपना इनवॉइस की डिटेल डालते जाएगा और पार्टी को इनवॉइस देते जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट GST, नथिंग एल्स। अच्छा चलिए और इजी कर देते हैं, जो ई-वे बिल भरे थे ना उस समय, वो तो ऐसे भी भरते हैं, उसके बिना तो माल निकलेगा ही नहीं। हाँ, वो इन ई-वे बिल से हम आपके इनवॉइस रेफरेंस में सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट कर देंगे। अब बताइए, इनवॉइस की डिटेल भी आपको पॉपुलेटेड मिल रही है, ऑटो पॉपुलेटेड। अब तो बटन दबाना है, सिर्फ बटन दबाइए। ई-वे बिल के बिना तो माल सड़क पे नहीं उतरेगा, ये तो आप समझते ही हो। तो ई-वे बिल तो आपको ऐसे भी जनरेट करना था। ई-वे बिल जनरेट हुआ, इनवॉइस रेफरेंस नंबर इनवॉइस पोर्टल में डिटेल आ गई, इनवॉइस पोर्टल में डिटेल आ गई, आपका IRN नंबर आ गया, और इनवॉइस बनाते ई-वे बिल बनाते जाइए, इनवॉइस बनते जाएगा, और उधर GSTR1 अपने आप बनते जाएगा। खाली बटन दबा दीजिएगा, सबमिट, चेक करके सबमिट बटन दबा दीजिएगा। उधर GSTR2 हम आपको अपने आप ही दे देंगे, आपकी आउटपुट सप्लाई की डिटेल भी ऑटो आ रही है, ITC भी ऑटो आ रही है, तो बस पेमेंट तो आप ही को करना है भाई साहब, तो बस वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर के पेमेंट कर देना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हारे टाबरे तो सिर्फ बटन दबाएंगे GSTR1 2 3 के नाम पे। तुम्हारे टाबरे मतलब तुम, हमारे टाबरे तो सिर्फ बटन दबाएंगे, और तुम्हारे टाबरे तो शायद पता नहीं कुछ नया कर दे, बटन ही ना दबे, है ना, उसी में ले लेगा, चलो हो जा बस। आपके बैंक अकाउंट से अपने आप GST के पैसे कट गए हैं, मैसेज आ गया। वाह, जैसे अपना सिप में जाता है ना, बस एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिया, वो काटते रहता है, वो धीरे धीरे मोदी बोला देगा। तो खतरनाक लॉ हो चुका है जिसकी कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। ये इनकम टैक्स तो इतना अभी तक खतरनाक नहीं बनाए थे, ये पहले GST जो नया लॉ लाया उसको इसी स्कीम में लाया है। तो आपने इस 20 25 30 35 मिनट के मतलब डिस्कशन से सीख लिया क्या कि GST में 3 रिटर्न थे और वो 2 रिटर्न हो चुके हैं।
ई वे बिल क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। और ई इनवॉइस, इन्हें पता था कि ई इनवॉइस से पब्लिक जोर का नाराज होगा, बोला मजाक पा रहा है, इनवॉइस माल बेचूंगा कि तेरी पोर्टल में डिटेल डालूंगा, कस्टमर खड़ा है यहाँ पे और मैं अकेला दुकानदार हूं, मैं कस्टमर को माल दिखाऊंगा कि पोर्टल में डिटेल डालूंगा। उन्हें पता है पब्लिक, आम पब्लिक बहुत बाउंस करता है और आम पब्लिक जीएसटी देता भी नहीं है, आम पब्लिक खाली बाउंस करता है। हम लोग जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले अपने जो लोग हैं, मतलब हम जो लोग हैं, हम लोग देश को कुछ देते नहीं है, हम लोग देश के ऊपर एक पैरासाइट बन के बैठे हैं। हम लोग देश को क्या देते, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जीएसटी वीएसटी दे दिए, बाद बाकी हमें रोड अच्छी चाहिए, हमें ब्रिज अच्छा चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी टाइमली चाहिए, हमें डिफेंस चाहिए, हमें आतंकवाद नहीं चाहिए, हमें हमें सब चाहिए, हमें सब दे दो बस। और हम आपको टैक्स देने के नाम पे कितना हो रहा है टैक्स के नाम पे हम लोग अपना बुद्धि ला देते हैं और बस हम लोग पैरासाइट की तरह जी रहे हैं। और हम लोग अडानी को बोलेंगे क्या खिला पिला के देख कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये नहीं बोलेंगे क्या मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इतना 65,000 करोड़ अभी डोनेट कर दे, साला चोरी का माल है, देने में जाता क्या है हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की साइकोलॉजी अलग है, हम लोग पैरासाइट की तरह जीते, एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। तो ये जो लोअर मिडिल क्लास लोग है ना, ये जो रिटेलर है ना, ये कोई खास गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देता, बैठ के रहा है कंपोजिशन स्कीम में, 1% देने में भी उसको नानी याद आती है, वो भी कंपोजिशन, और वो बैठ के गाली दिए जा रहा है, ये इनवॉइस हम माल बेचे नहीं क्या करेगा। तो मोदी बोला हटो यार, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे है ना, उनको ऊपर ई इनवॉइस अभी नहीं लाया गया है, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता है सूनर और लेटर हमारे ऊपर भी आएगा। पहले बोला था 500 करोड़ वालों के ऊपर ई इनवॉइस है, फिर बोला नहीं 100 करोड़ वालों के ऊपर है, फिर बोला नहीं 50 करोड़ वालों के ऊपर है। तो यही मेन जीएसटी पेयर है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है, वही मेन पेयर है। देश का 90% टैक्स देश के 3% लोग देते हैं। जीएसटी की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स में तो 3% ही एसएससी है, इनकम टैक्स में तो हम लोग सिर्फ 3% ही एसएससी है जो रिटर्न भरते हैं, मतलब जो टैक्स देते हैं, बात बाकी 97% तो इनकम टैक्स में कुछ नहीं देते और उन्हें सब कुछ चाहिए। और जीएसटी की बात कर रहा हूं, देश का 90% जीएसटी देश के सिर्फ 3% लोग देते हैं, और बात बाकी जो हम लोग हैं कंपोजिट स्कीम सप्लायर या थोड़ा बहुत जो टैक्स दे देते हैं, वो खाली इनकलाब जिंदाबाद और इतना रिटर्न भरवाता है, क्या है व्हाट्सएप में फालतू है, वो है, ये सब करते रहते। गॉट इट। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, इनवॉइस इन सबके ऊपर नहीं लाते, 50 करोड़ के ऊपर वालों के ऊपर लाते, धीरे धीरे देश सीख जाएगा। लेकिन यदि पूरा देश ई इनवॉइसिंग सीख गया और पूरा देश इसी स्कीम पे चलने लग गया, तो तुम्हारी संतानें एक क्लिक पे रिटर्न भर देगी, खत्म, अपना जीएसटी अपने आप हो जाता है। हमारे देश में कोई रिटर्न पिटर्न नहीं लगता, हमारे देश में तो बस हम लोग जो ई वे बिल भरते हैं उसी से सब हो जाता है, यह हमारी जनरेशन आने वाली बोलेगी। और हम बोल रहे, और ऐसा ऐसा इमेजिनेशन चाइना के पास भी नहीं था, अमेरिका के पास भी नहीं था, ये हमने किसी से अडॉप्ट नहीं किया। हमारे सीएमए एग्जाम ने पूछा कि हमने जीएसटी का लॉ किससे अडॉप्ट किया, बोला कैनेडियन मॉडल। आंसर कैनेडियन मॉडल में पूछो ना कि ऐसा है क्या कुछ, हमने खाली वो डुअल मॉडल की एक ही पे सीजी लगेगा एसजी लगेगा, ये हमने कनाडा से कॉपी किया है, और उससे लिए थोड़ा बहुत कैसे पैसा आएगा, आईजी क्या होता है, ये सब हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। लेकिन हमारा जीएसटी का जो प्रोसीजर है वो यूनिक है और बहुत ही प्यारा है। ओके, तो फाइनली जीएसटी में कितने रिटर्न हुए, 3 रिटर्न, जीएसटीआर 1, 2 तो रिटर्न नहीं है, जीएसटीआर 3 भी, बस 2 ही रिटर्न हुए, एक तो स्टेटमेंट है। एमसीक्यू में पूछता है जीएसटीआर 2A इज ए स्टेटमेंट, इज अ रिटर्न, फलाना ठिकाना, तो आंसर है इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज अ ओनली रीडेबल स्टेटमेंट, आप खाली देख सकते हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। कॉपी में चलते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, रिटर्न। तो जीएसटीआर 2 जीएसटीआर 3 भैया लॉ से ही डिलीट हो गया, ठीक है ना, लॉ में भी नहीं है अब। इन जीएसटी टाइटल दीजिए रिटर्न,
लिखना शुरू करिए. इन जीएसटी comma a registered person need to file two returns number 1 on 10th/11th of next month, GSTR1 providing details of output supply. Para change. Point number 2, on 20, 21st, 22nd अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग ड्यू डेट बना दी गई है ताकि एक साथ कंप्यूटर पे लोड ना आए, ताकि वो हैंग ना हो, हाँ सर्वर उड़ ना जाए. 20, 21, 22 of next month GSTR 3B providing details of net GST liability and payment of tax. Providing details of net GST liability and payment of tax. Okay. पैरा चेंज. 2 रिटर्न बनाना था, 2 रिटर्न हमने भर दिए. A statement shall be auto generated from the portal. A statement shall be auto generated from the portal in the name GSTR2A. In the name GSTR2A, providing details of ITC. Providing details of input tax credit. Point number 4. A person can claim maximum ITC. A person can claim maximum ITC as shown in GSTR 2A. GSTR 2A में जितना ITC बोला हुआ बस आप उतना ही ले सकते हो. मुझे लगता है मुझे रिटर्न में और कुछ नहीं बताना है. ये मेन बात यही है. पैरा चेंज. ई-वे बिल. पैरा चेंज ई-वे बिल. GSTR 1 आपका भरा जाता है और GSTR 3 भी तो ऑटो फिल्ड रहता है, बस आपको पेमेंट की डिटेल भरनी रहती है. GST ई-वे बिल. पॉइंट नंबर 1. Any movement of goods from one place to another. Any movement of goods from one place to another valuing more than 50,000. Valuing more than 50,000 needs e-way bill. E-way bill in form EWB 01. In form EWB, e-way bill, EWB 01. E for elephant, W for world, B for Bangkok. ठीक है. 010101. इसके बाद पैरा चेंज. Any goods in transit without e-way bill. Any goods in transit without e-way bill shall be liable to confiscation. Shall be liable to confiscation. Shall be liable to confiscation. Confiscation मतलब जब्ती.
गवर्नमेंट आपका वो माल जब्त करके बेच देगा। तो ई वे बिल नहीं देंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, गवर्नमेंट आपका माल ही जब्त कर लेगा, जाओ खत्म, जब्त करके बेच बाज देगा। ई वे बिल को भी यहीं पे छोड़ देते। पूरा चैप्टर है ये, बाद में डिटेल में करेंगे। और एक क्या बात बतानी थी, इनवॉइस, चलो टॉपिक लेते हैं इनवॉइस। इनवॉइस नहीं, इनवॉइस, पहला लाइन, इनवॉइस इज मस्ट टू क्लेम आईटीसी। आपको पता है जीएसटी की आत्मा है आईटीसी, और इनवॉइस इज मस्ट टू क्लेम आईटीसी। Point number 2, in the invoice, amount of GST must be separately quoted. In the invoice, comma, amount of GST must be separately quoted. GST का अमाउंट अलग से बताना पड़ेगा। Number 3, a bill without GST, a bill without GST is not known as invoice but bill of supply। बट क्या बोलते उसको, बिल ऑफ सप्लाई। अ बिल विदाउट जीएसटी इज नॉट नोन एज इनवॉइस बट बिल ऑफ सप्लाई। यानी जब आप कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हो, जैसे मैं किताबें बेचता हूँ, किताबों पे जीएसटी नहीं लगता, तो फिर हम लोग किताबों में इनवॉइस भी इशू नहीं करते, हम लोग इशू करते बिल ऑफ सप्लाई। जैसे कंपोजिट स्कीम सप्लायर है, वो सामने वाले पार्टी से जीएसटी नहीं लेता, तो फिर वो इनवॉइस भी इशू नहीं करता, वो इशू करता है बिल ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 50,000 से ऊपर का जो भी माल सड़क पर उतरेगा ई वे बिल चाहिएगा, उससे कोई मतलब नहीं, वो सप्लाई हो या नहीं हो, माल सड़क पे है ना। जैसे मेरा ही किताब वहाँ से वहाँ जा रहा है, 50,000 से ऊपर का है तो ई वे बिल चाहिएगा। किताब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता इसलिए किताब को रोकेगा नहीं, लेकिन कोई भी सामान, तुम अपना घर का सामान इधर से उधर ले जा रहा है, घर का सामान को फिर छूट दिया हुआ है, तुम अपना ही माल इस ऑफिस से उस ऑफिस लेके जा रहा है, 50,000 से ऊपर का है, सप्लाई नहीं है, इधर से इस ऑफिस से उस ऑफिस शिफ्टिंग हो रही है, उसमें जा रहा है, ई वे बिल लगेगा। समझा ना, क्या बात कर रहे थे अपने, बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस। इनवॉइस, इनवॉइस में दो तरह के इनवॉइस होते हैं, नाम सुना होगा तुमने बहुत मार्केट में, B2B, B2C। कितने जन ने ये नाम ही नहीं सुना, B2B, B2C। ये B2B, B2C इतना पॉपुलर है कि आजकल लोग बात ही ऐसे करते हैं, कैजुअल। B2B एग्जीबिशन हो रहा था, मतलब B2B एग्जीबिशन, B2B एग्जीबिशन, B2C एग्जीबिशन, लोग ऐसे बात करने लगे। अपनी B2C क्लास होती है ना, अपना तो B2B क्लास भी होता है, वो ऐसे बात करने लगे। व्हाट इज B2B क्लास एंड व्हाट इज B2C क्लास, मैं बताऊंगा। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लोग इस तरीके से आजकल बात करने लग गए। भाई B2B वाले बात करो, B2C वाले बात लो, यहाँ से बात मत करो। अरे ये क्या हो रहा है, अपना तो क्या मॉर्निंग वॉक में B2B वाला ग्रुप है ना, हम लोग B2C वाले ग्रुप से बात ही नहीं करते। ये क्या है B2B, B2C क्या है, ये देसी नई परिभाषा है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, लिखना मत ये सब, B2B इसका नाम है, किसी को बोलेगा बिजनेस टू बिजनेस तो समझेगा नहीं। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, लेकिन ये इससे भी ज्यादा सिंपल है। B2B इनवॉइस मतलब, इनवॉइस तो इनवॉइस ही होगा, उस पर थोड़ी लिखा रहेगा B2B या B2C। जब आप मेरे से माल लेने आए, मेरे पांडे जी पहुंचे मार्केट में, एक टीवी लेना था, टीवी जी वेंडर की दुकान पे पहुंचे और बोला भैया टीवी का बात हुआ है ना आपका संजय भैया से, तो वो टीवी भेज दीजिए। तो टीवी आया सपोज 70,000 का, तो उसने यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा, यहाँ पे 70,000 लिखा, यहाँ पे वो जीएसटी लिख रहा है, जैसे लिखता है वैसे लिखेगा, उसको तो जीएसटी देना ही है, तो वो इन्वॉइस बनाया ही है। और यहाँ पे उन्होंने जीएसटी ला दिया, सपोज जो भी जीएसटी ला दिया, सपोज 20,000 जीएसटी ला दिया, बिल बना दिया 90,000, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे डिटेल है कि बायर का जीएसटी आइन, वो मेरे पांडे जी से पूछेगा जीएसटी आइन बताइए, तो पांडे जी मेरे को फोन किया, भैया वो जीएसटी आइन मांग रहा है, उनको बोल दिए जीएसटी आइन नहीं लगेगा।
उसको बोल दीजिए जीएसटीएन नहीं लगेगा, मैंने बोल दिया। पांडे जी वहां से फोन किया, भैया जीएसटीएन मान रहा है, मैंने बोला उनको बोल दीजिए कि जीएसटीएन नहीं लगेगा। तो उसने बोला जीएसटीएन नहीं लगेगा, तो इस बिल को बोलेंगे B2C, खत्म। और कोई डेफिनेशन नहीं है B2C की। और कोई डेफिनेशन नहीं है B2C की। B2C मतलब यदि सामने वाले का जीएसटीएन दिया हुआ है इनवॉइस में तो वो हो गया B2B, और सामने वाले का जीएसटीएन नहीं दिया हुआ है तो वो हो गया B2C। हाँ उपाध्याय जी, एनर्जी बहुत काम करती है सर। मैं कल एक वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो में ऐसे मैं वीडियो सुनता रहता हूँ, मेरा यूट्यूब में हॉबी है इस तरह के वीडियो सुनने का। तो उन्होंने, वो भाई साहब बोल रहे थे, काफ़ी बड़े स्पीकर थे, वो बोल रहे थे कि सारा खेला एनर्जी का है। वो उनकी 2 मिनट बातें कर लेते, आपका मन अच्छा हो जाएगा। ये बोलिए कि आप सड़क पे ऐसे टक 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 चल रहे हैं, भैया नॉन जीएसटी बात कर रहा हूँ, सड़क पे टक 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 चल रहे हैं, आपको इधर बहुत कचरे का ढेर है, उधर कोई कचरे का ढेर नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा है। तो आपकी रोड के एक साइड में कचरा ही पड़ा है, एक साइड में कचरा नहीं पड़ा हुआ है, और आप लेज खाते हुए ऐसे टक 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 चल रहे हैं। अचानक आपका लेज ख़त्म हो गया, अब आपको ये लेज का जो रैपर है इसको फेंकना है। तो आप बताइए, इस साइड कोई कचरा नहीं है, इस तरफ फेंकेंगे या इस तरफ कचरा ही कचरा है, इस तरफ फेंकेंगे? तो हमने बोला भाई हम तो शायद कहीं ना फेंके, जेब में रख के चले जाए। बोला नहीं, यदि फेंकना हो तो कहाँ फेंकेंगे? बोला देखो 90% चांस हम कहीं नहीं फेंकेंगे, लेकिन यदि कहीं फेंकना भी हुआ तो हम लोग कचरे की तरफ फेंकेंगे। तो फिर उन्होंने उसके बाद बोला कि दुनिया में सारा खेला एनर्जी का है। ये 2 तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी। और ये ऐसा नियम ही बना हुआ है, साइकोलॉजी ऐसी है कि निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स निगेटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। तो सारा खेला ही एनर्जी का है। और जब हम लोग एनर्जी ऐसे लो कर देते हैं ना, एनर्जी लो, ऐसा एनर्जी लो, मतलब समझ रहे हो ना तुम, मतलब ऐसे कमर थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हो जाती है, पाँव थोड़ा सा ऐसे फ्लैट हो जाता है, और ये कंधा एक तरफ का झुका होता है, एक तरफ का उठा हुआ रहता है, ऐसी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, तो ये निगेटिव एनर्जी फिर निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू करती है, और फिर क्लास सत्यानाश होती है, क्योंकि सिर्फ टीचर निगेटिव एनर्जी में नहीं है, ये सारे स्टूडेंट निगेटिव एनर्जी में। वो तो तुमको हमेशा ही आता रहता होगा नहीं? तो वो पूरा फिर पूरा का पूरा माहौल ही निगेटिव एनर्जी वाला बन जाता है। और जैसे हम लोग पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं ना, तो फिर वो पूरा माहौल खींचता है हमें। तो आप जब भी जहाँ पे भी हो, हम संसार को कुछ दे या ना दे, हम मान लिया हम पैरासाइट है, हम मिडिल क्लास, हम क्या करें, हम नहीं है, कोशिश कर रहे वैसे बनने की, ऐसी बात थोड़ी हम कर नहीं रहे। हम माना हम देश से जितना ले रहे उतना देश को दे नहीं पा रहे, माना हम पैरासाइट है, लेकिन हम संसार पे पैरासाइट नहीं रह सकते सिर्फ इतना काम करके कि अपने देश को, अपने संसार को, अपने भाइयों को, अपने लोगों को हम पॉजिटिव वेव्स दें, तब तो हम पैरासाइट नहीं बने। नहीं नहीं, बस तुम पॉजिटिविटी दे दे, दुनिया का सारा पैसा भले ही तुम रख ले, ऐसा ऐसा हमारे भगवान जी बोलते हैं। तो भैया भले ही हम लोग गरीब चंद है, लेकिन कम से कम हमारी एनर्जी तो हम पॉजिटिव रख ही सकते हैं ना। तो माना मैं देश से ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मैं देश को पॉजिटिविटी तो दे रहा हूँ ना यार। मैं ऐसे, हाँ तो अपने बात कर रहे थे, मैं ऐसे नहीं खड़ा होता, ये मेरा खड़ा होने का जेस्चर नहीं है, तो वही बस बहुत है भैया, समझे? तो जब भी आप डलो तो प्लीज़ ध्यान रखना कि भले ही मैं देश को इतना नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम लोगों को मैं पॉजिटिविटी दूँ। और जब भी लोग बोलते हैं ना बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो समझ लेना वो नेगेटिव एनर्जी फैला रहा है। दुनिया में कोई चीज़ टफ नहीं है, बस पढ़ाने वाला ठीक ठाक हो जाए, समझाने वाला ठीक ठाक हो जाए, तो टफ क्या होता है? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब इनवॉइस में जीएसटीएन, बायर का जीएसटीएन कोड कर दो, इसका मतलब ये है कि ये जो बायर है इसका अपना जीएसटीएन है, मतलब ये भी बिजनेस है। तो फिर हम लोग बोलेंगे बिजनेस ने बिजनेस को बेचा। और बायर का जीएसटीएन नहीं हो तो भले वो बायर बिजनेस ही क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले ने अपना जीएसटीएन कोड नहीं किया, तो फिर वो कंज्यूमर की तरह ट्रीट होगा, और फिर उसको हम लोग B2C बोलेंगे।
तो लिटरली इसका ना मतलब ये हुआ कि जीएसटीआईएन वाले ने जीएसटीआईएन वाले को बेचा। जीएसटीआईएन मतलब समझते हैं ना, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीआईएन वाले ने जीएसटीआईएन वाले को बेचा तो हो गया B2B, और जीएसटीआईएन वाले ने विदाउट जीएसटीआईएन वाले को बेच दिया तो ये हो गया B2C। यानी जिस इनवॉइस पे बायर का जीएसटीआईएन हो वो हो गया B2B, और जिस इनवॉइस में बायर का जीएसटीआईएन नहीं हो वो हो गया B2C। तो जब हम लोग सारे बिजनेस वाले एक साथ मॉर्निंग वॉक करते तो हम लोग बोलते हैं हमारा B2B मॉर्निंग वॉक है। और जब हमारे कुछ ऐसे भी फ्रेंड है जो जॉब वॉब करते हैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हमारा B2C मॉर्निंग वॉक है। जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ B2C क्लास लेकर आया हूँ, और जब मैं किसी बिजनेस हाउस में कैंप करके आया तो मैं B2B क्लास लेकर आया हूँ। वाह, असल लोगों की बात इस तरीके से होगी। जमाना चेंज हो गया, B2B B2C ने लोगों की बातें बदल दी। तो इनवॉइस दो तरह के होते हैं, लिख लेते हैं। इनवॉइस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, B2B and B2C. Invoice is broadly divided into parts, B2B and B2C. Stop. Supply of goods by a registered person to another registered person. Supply of goods by a registered person to नहीं goods नहीं, supply बस इतना ही। Supply by a registered person to another registered person. Supply by a registered person to another registered person is subject to B2B invoice, and supply by a registered person to unregistered person, supply by a registered person to unregistered person is B2C invoice, is requiring B2C invoice. अनरजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड तो इन्वॉइस ही नहीं आएगा ना। जब इन्वॉइस ही नहीं तो का B2B का B2C, सब बकवास। यदि आप अनरजिस्टर्ड है तब तो आप जीएसटी चार्ज ही नहीं करेंगे। जब आप जीएसटी चार्ज ही नहीं करेंगे तो आप इन्वॉइस में जीएसटी लिखेंगे नहीं। जब इन्वॉइस में जीएसटी नहीं है तो वो इन्वॉइस ही नहीं है, बात ही खत्म। ओके, तो जब भी बायर अपना जीएसटीआईएन देता है तो हम लोग बोल देते हैं इसको B2B इन्वॉइस। चलो भैया, ये तो बात क्लियर हो गई। पैरा चेंज। ई इनवॉइस पॉइंट नंबर 5, मतलब इनवॉइस का अगला पॉइंट ई इनवॉइस। अ इनवॉइस इन विच IRN, वापस से बोलूंगा, एन इनवॉइस इन विच इनवॉइस रेफरेंस नंबर an invoice in which invoice reference number generated through e-invoice portal is mentioned, या is quoted, या is चिपकाया हुआ है, is mentioned, then it is called e-invoice. Then it is called e-invoice. It is mandatory for all registered person. It is mandatory for all registered person whose aggregate turnover exceeds 50 CR. It is mandatory for all registered person whose aggregate turnover exceeds 50 CR. वॉलंटरीली कोई भी बना सकता है, मैं चाहूँ तो इनवॉइस वॉलंटरी ला सकता हूँ, लेकिन मैंडेटरी तो उनके लिए है। चलो, अब वो ऑटो पॉपुलेट होगा, वो पॉपुलेट होगा, वो सब बता चुके हैं, तो वो लिखने की दरकार नहीं है। एक सम और लेना चाहिए यार, क्योंकि आज जो पहला सम हमने लिया था ना उसका एक और एडवांस सम बनता है। इलस्ट्रेशन
Illustration. Ads of West Bengal furnished you following detail. Input A, purchase. Input A, purchase 40 lakh plus 18% GST from West Bengal. 20% line in stock. माल तो हमने 40 लाख का खरीदा, लेकिन यूज किया 32 लाख का, 8 लाख का स्टॉक में पड़ा हुआ है. Input B, purchase 30 lakh plus 12% GST from Delhi. 10% abnormally lost. Input C, purchase 50 lakh plus 18% GST from Mumbai. 5% normally lost. Capital goods imported for 30 lakh plus 10% custom duty plus 18% CVD 37, sorry. Depreciation rate 30%. Sundry material purchase from a composite steam supplier for 3 lakh, rate of GST 12%. Input service X, सर्विस का नाम है X. Input service hired from a registered person, 10 lakh plus 18% IGST under RCM. Input service Y hired from a registered person under notification 2/2019. For 5 lakh, GST rate 18%. Supplier paid 6%. देख रहा है कंफ्यूज करने के लिए कितना मसाला डाला जा रहा है. प्रॉफिट 50% ऑन सेल्स. हाफ गुड सोल्ड. इंटरस्टेट 30% गुड सोल्ड. Intrastate 20% sold to Sage unit.
रेट ऑफ जीएसटी 18%। क्या चाहते हो? 5 मिनट अटेम्प्ट, ये हम साथ साथ हैं, जैसा तुम बोलो भाई। 5 मिनट अटेम्प्ट, ठीक है। हम 5 मिनट बैठे हैं।
ओह, स्टेटमेंट 1 बन गया। बस स्टेटमेंट 1 ही बनाओ, वही मेन है। 2 3 तो साथ में बना ही लीजिए। आओ देखे, स्टेटमेंट 1 ही इसमें मेन है। 2 मत बनाओ, 3 मत बनाओ। 1 में मिस्टेक है तो 2 3 सब मिस्टेक हो जाता है। 1 बन गया राइट तो 2 3 तो कुछ है ही नहीं। जिनका अभी तक ऑनलाइन वालों का नहीं बना है स्टेटमेंट 1, वो मुझे पॉज कर लो यदि आपको लगता और टाइम चाहिए तो। ओके, शुरू करते हैं। स्टेटमेंट 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस एंड आईटीसी। सबसे पहले इनपुट ए, इंट्रास्टेट परचेज किया आपने, कितने का? 40 लाख का। उसमें से 20% स्टॉक में है। तो आपको पता है जो स्टॉक में है वो माल कॉस्ट शीट में क्यों जाएगा? कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल आता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। तो फाइनली यहाँ पे आएगा 32 लाख। लेकिन आईटीसी आपको सब पूरा रॉ मटेरियल पे मिल जाएगा। 40 लाख का मटेरियल खरीदा, 40 लाख पे आप आईटीसी ले लो। 3,60,000, 3,60,000। टू बी नोटेड, कॉस्ट शीट में भले ही 32 लाख जा रहा है, लेकिन आईटीसी आपको एज सुन एज परचेज करते ही पूरा मिल जा रहा है। दैट वाज न्यू, दैट वाज गुड। इनपुट बी, इंटरेस्ट रेट, कितने का? कितने का? 30 लाख का। इसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है। आपको पता है एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट शीट में नहीं आता। तो 27 लाख ही कॉस्ट शीट में आएगा। किसी को इसमें डाउट है? सबका राइट हुआ। और इस बार ये भी ध्यान रखना कि आईटीसी भी आपको 27 लाख पे मिलेगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का आईटीसी नहीं मिलता। 27 लाख का 12%, 12%, 3,24,000। इनपुट सी, क्या किया? इंपोर्ट किया है? नहीं, परचेज किया है। इंटरेस्ट रेट 50 लाख। नॉर्मल लॉस हुआ है, लेकिन नॉर्मल लॉस से कोई मतलब ही नहीं है। आईटीसी मिल जाएगा 18%, 9 लाख। चेक करो, ये 3 चीज़ आपके लिए थोड़ी नई थी पिछले सम से। स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का कोई इफेक्ट ही नहीं आया। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट से भी हटा, आईटीसी से भी हटा। स्टॉक कॉस्ट से हटा लेकिन आईटीसी से नहीं हटा। हाँ, चलो फाइन। अब मशीनरी, वही एक ही बात है, इम्पोर्टेंट। 30 लाख और इस पर कस्टम ड्यूटी लग गया 3 लाख। 33 लाख हो गया अपना कॉस्ट। 33 लाख हो गया अपना कॉस्ट। इसको ऊपर आपको आईजीएसटी लगेगा 18%। 33 लाख का 18% बताना। 94 ना। और मशीनरी का तो कॉस्ट इसमें नहीं आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन आएगा। 33 लाख का 30%, 9,90,000।
ठीक है। उसके बाद सन्ड्री मटेरियल, या आपने कंपोजिट स्टीम के सप्लायर से लिया है, कितना, 2 लाख, 3 लाख, इस पे तो आईटीसी का सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट, इनपुट सर्विस ए या एच, ये आरसीएम में आपने खरीदा है, कितने का, 10 लाख, आप जीएसटी देंगे और आईटीसी लेंगे, ए 10 से। और इनपुट सर्विस वाई आपने नोटिफिकेशन 2019 से लिया है, यानी ये कंपोजिट स्कीम जैसा ही हुआ, कितना, 5 लाख। इस पे जीएसटी सामने वाला अपनी जेब से देगा, आपको ना जीएसटी देना है ना आपको आईटीसी मिलना है। इस तरीके से आपका कॉस्ट आ गया कितना, 10 5 15 3 18 18 10 28 28 5 33 33 33 33 33, वापस आता हूँ, 10 5 15 3 18 10 28 28 78 78 85 105 137 136 90, और आईटीसी की टोटल, मैं 2 की बताता हूँ, तीसरे की बताना। लो मैंने 2 की निकाल दी, अब तुम 1 की तो बताओ कम से कम। हाँ, 9 3 12, 19,98,000। अब प्रॉफिट सब साथ में, प्रॉफिट 50% ऑन सेल है, सेल का 50% प्रॉफिट है, तो 50% कॉस्ट है, तो जितना कॉस्ट उतनी प्रॉफिट। या 279.80, चेक करो, 2,79,80,000, इसका पूरा राइट हुआ, पूरा राइट। ओ नहीं नहीं, क्या मिस्टेक, नहीं वो तो टोटल में है ना, मिस्टेक क्या किया। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस करंट दे, अच्छा इसमें आईटीसी ले लिया, वाह। 8 लाख क्या, अच्छा 40 लाख, चलो ठीक है, चलो ठीक है। क्या मिस्टेक थी अंकित देव, ओ ये टोटल, अच्छा, क्या मिस्टेक प्रिया देवी, बहुत अच्छा काम किए हो, बदमाश है हमारे यहाँ से। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी, तो भैया इसमें से कुछ माल हमने इंट्रा बेचा है, कुछ माल इंटर बेचा है, और कुछ माल सेल्स को बेचा है। तो सबसे पहले इंट्रा सब सेल बोल दो। इंट्रा सेल है 27 लाख, नहीं 279 लाख, हाँ 279,80,000 का हाफ, आधा माल तो यही बिका है। ये 38 होगा, तो 2,738,000 का हाफ, 136,90,000, इसका आप जीएसटी लगाइए, क्या रिटर्न 18% यानी 9%, कितना, 246, नहीं इंट्रा है ये,
हाफ इंटर हुआ थी, हाफ इंटर हुआ, हाफ इंटर है। अब इंट्रा में आते हैं। 273.80 का 30%। बताओ भैया। $82,14,000 और इसका 9% GST आ गया 739,260, 739,260। और सेज में आपका सप्लाई हो जाए 273.80,000 का 20%, 273.80,000 का 20%, 5476, जिस पे आपको GST नहीं देना। तो आपका GST लाइबिलिटी आ जाए 24,64,200, 7,39,260, 7,39,260। फटाफट हमने सल्टा दिया। स्टेटमेंट 3, कैलकुलेशन ऑफ GST पेबल इन कैश। आप नेट GST भी बोल सकते थे इसको। टोटल $7,392, आउटपुट GST 24,64,200, 7,39,260, 7,39,260। सब साथ में आ जाओ। यह आ जाए 39,42,720 लेस ITC। सबसे पहले IGST का ITC लो, 19,98,000। सारा का सारा यहाँ सेटल हो गया। अब CGST का ITC लो, 360, सारा का सारा यहाँ सेटल हो गया। और अब SGST का ITC लो, 360, सारा का सारा यहाँ सेटल हो गया। तो GST पेबल आ गया आपका, आउटपुट GST पेबल आ गया 24,64,200 माइनस 19,98,000, 466,200, 720, 19, 379,260, 379,260। RCM वाला आपको टैक्स अभी और देना है, आप भूलना मत। वो RCM वाला टैक्स आपका है ये वाला 880। तो आपका GST पेबल इन कैश आ गया 646,200, तो आज की क्लास में न्यूमेरिकल भी अच्छे थे और आज की क्लास की थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग थी। नेक्स्ट क्लास आप थोड़ा मैथ लेके आना ट्यूसडे के दिन।
थोड़ा मैट से टिचिंग टाचिंग करेंगे अपने। नहीं मेरे को ही नहीं मिला, बहुत जल्दी मैं सबको मिल गया। हाँ सबको मिल